तो आप लोग कैसे हैं भाई? सब लोग अच्छे हैं, ठीक है। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को 3-4 घंटे में पूरा रिवाइज करेंगे। बहुत ज़्यादा हम लोगों को डीप नहीं जाना है, लेकिन हाँ, इतना रिवाइज कर लेना है कि हमारे पीसीएस प्री का काम हो जाएगा। तो एक सिंहावलोकन, हम लोग बैठे-बैठे 3 से 4 घंटे में पूरी दुनिया घूम लेंगे और यह यात्रा शुरू करेंगे हम लोग उत्तरी अमेरिका से और वहाँ अलास्का से बात को शुरू करेंगे, पनामा नहर होते हुए दक्षिण अमेरिका पहुँचेंगे, फिर अफ्रीका की जनजातियों से मिलेंगे, फिर यूरोप के नदियों में सैर करेंगे। उसके बाद फिर हम एशिया में पहुँचेंगे और एशिया में भारत होते हुए हिंद महासागर से हम ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचेंगे और ऑस्ट्रेलिया में कालगोरली और कुलगार्डी की खानों में हाँ, सोने की तलाश करेंगे और यही हमारी अंतिम तलाश होगी। यानी 6 महाद्वीपों को हम लोग पढ़ेंगे और जितनी प्रमुख जलराशियां, पर्वत, पठार, झीलें, नदियां, घास के मैदान, उद्योग धंधे, खनिज संसाधन हैं, इनको मुख्य मुख्य रूप से देखते चले जाएंगे। आप अपने पास कागज पेन रखेंगे, आउटलाइन मैप रखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वहां हाईलाइट कर लेंगे, लिखते चलेंगे। चूंकि आप पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी, तो बस हम उसको रिवीजन के तौर पर देखेंगे, जिसे पीसीएस के पहले पहले हमारी सारी बातें रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे नॉर्थ अमेरिका। आपके पास एटलस होना चाहिए और उसमें नॉर्थ अमेरिका का मैप ओपन होना चाहिए। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की शुरुआत जो है, ये बहुत बड़ा इतिहास, बहुत पुराना इतिहास इसका नहीं है। आप लोग जानते हैं कि 1492 ईस्वी में कोलंबस ने इंडिया की खोज में यह यात्रा कर रहा था, लेकिन हाँ, इसने उत्तरी अमेरिका की गलती से खोज कर दिया और यही नई दुनिया थी। और नई दुनिया की खोज के साथ ही दुनिया भर के लोग यहाँ बसना शुरू किए और एक आज विकसित अर्थव्यवस्था, विकसित सभ्यता जो है स्थापित हो चुकी है। तो इसी उत्तर अमेरिका में हम लोग आते हैं। उत्तरी अमेरिका से बात को शुरू करेंगे। नॉर्थ अमेरिका, आपके पास इस तरह एटलस होगा। एक बार हम लोग देखेंगे कहाँ पे कौन कौन से सागर हैं, कैसे। उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के एक तरफ प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, और दूसरी तरफ जो है अटलांटिक ओशियन है। इतनी बात दिख रहा होगा सबको, है ना? अपने मैप में देखेंगे, सबसे ऊपर की ओर आएंगे, यहां पर इस वाले क्षेत्र में एक जलसंधि दिखेगी, एक स्ट्रेट दिखेगी, बहुत इंपॉर्टेंट जलसंधि, बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। कौन सी स्ट्रेट है भाई? बेरिंग जलसंधि, बेरिंग स्ट्रेट। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है कि दो महाद्वीपों को अलग कर रही, दो कॉन्टिनेंट्स को अलग कर रही है। जलसंधि क्या होती है? वाटर बॉडी का ऐसा नैरो एरिया जो दो जलराशियों को आपस में जोड़े और दो लैंड को सेपरेट करे, अलग करे, वो स्ट्रेट होगी। बेरिंग जलसंधि जो है वह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, उत्तरी अमेरिका का ये अलास्का क्षेत्र है। अलास्का पर वर्तमान समय में यूएसए का अधिकार था। 1860 के पहले जो है वो इस पर रसिया का कब्जा था, यूएसएसआर का था। उसने बेच दिया, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, उस बात को समझ नहीं पाया और आज यह यूएसए का भाग है। जबकि इस तरफ साइबेरिया है, रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र। तो यह दो कॉन्टिनेंट को अलग कर रही है। उत्तरी अमेरिका को एशिया के साइबेरिया क्षेत्र से अलग करती है। जबकि दो सागरों को, इधर आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन के पास में यहां पर चुकची सागर है, चुकची सागर है, और इस तरफ वाला सागर को बोलते हैं प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर। तो यह जो है एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है, जबकि चुकची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ती है। क्लियर है बात? आगे की ओर आएंगे, जैसे कि आगे की ओर आएंगे, यहां पर है ब्यूफोर्ट सी, यहीं पर ब्यूफोर्ट की साड़ी है और खाड़ी है, और ये ब्यूफोर्ट बे में यहीं पर एक नदी जाके गिरती है। अगर ये आप देख पाए, कौन सी नदी है भाई? मैकेंजी रिवर। और यह कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। अगर किसी देश की सबसे बड़ी नदी हो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ना? तो मैकेंजी नदी किस सागर में जाके गिरती है? देखिए, नदी पूछने का क्रम क्या हो सकता है? ऐसी छुपी नदियां, 4 नदियां दे दे अलग अलग, और 4 जो है सागर दे दे या खाड़ी दे दे।
और ये कहाँ पे इनका मुहाना है, माउथ ऑफ रिवर कहाँ पे, यानी वह क्षेत्र जहां पे नदियां समुद्र से मिलती हैं उसे माउथ ऑफ रिवर कहा जाता है, मुहाना कहा जाता है। तो ये कहाँ पे समुद्र में मिलती हैं, ऐसा सागर सागर का नाम दे दे मिलाने के लिए। तो क्या हो गया, तो यहां पर मैकेंजी नदी है और मैकेंजी नदी आगे की ओर, फिर इसके ऊपर जाएंगे आगे, यहां पर ये बहुत सारे द्वीपों का समूह दिखेगा आपको, इसे कहते हैं क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। कौन सा आइलैंड है भाई, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, बड़े आइलैंड का समूह है। फिर यहां पर आगे की ओर आएंगे, यहां पे हडसन बे दिखेगी आपको, कौन सी बे, हडसन बे दिखिए। हडसन बे के अंदर की ओर आएंगे, यहां पर आपको दिखेगी जेम्स बे, जेम्स बे दिख रही है क्या। तो हडसन की खाड़ी का संबंध किस देश से है, किस देश से है भाई, कनाडा से। जेम्स की खाड़ी कहां है, वह भी कनाडा के मध्य में है। जैसे यहां पे आएंगे एक जलसंधि फिर से मिलेगी, एक स्ट्रेट मिलेगी, डेविस जलसंधि, जो दुनिया की सबसे लंबी जलसंधि है। दुनिया की सबसे लंबी जलसंधि कौन सी है, डेविस जलसंधि। और डेविस जलसंधि किन दो देशों को अलग कर रही है, किन दो देशों के मध्य है, देखेंगे तो यहां है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड वैसे तो उत्तरी अमेरिका का भाग है फिजिकली, लेकिन पॉलिटिकली इस पर डेनमार्क का अधिकार है, राजनीतिक रूप से इस पर डेनमार्क ने अधिकार कर रखा है। पूरा बर्फ से ढका क्षेत्र है। और इस तरफ जो है कनाडा का क्षेत्र है। तो कनाडा को डेनमार्क से अलग करता है, जबकि यहां पे बैफिन की खाड़ी है, बैफिन बे को लेब्राडोर सी, लेब्राडोर का आपने नाम सुना होगा, जो डॉग्स की प्रजाति है, यहीं से यहाँ की प्रजाति दुनिया भर में प्रसिद्ध है, बड़े लॉयल डॉग्स होते हैं। तो ये लेब्राडोर सी, और यहीं से लेब्राडोर की कोल्ड करेंट, आगे हम लोग जब पढ़ते हैं, यहीं से चलती है लेब्राडोर की जलधारा, ठंडी जलधारा। अगर टाइम बचेगा तो हम लोग जलधाराओं को भी एक समग्र रूप में देख लेंगे। फिलहाल अभी यहाँ चर्चा चल रही है तो हम लोग देख लेंगे कि इधर से ऐसे लेब्राडोर की जलधारा चलेगी जो अटलांटिक ओशियन के, उत्तरी अटलांटिक ओशियन को की ओर चलेगी, और नीचे से आती है यहां से गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, इधर से दोनों यहाँ पे मिलती है, तो यहाँ फॉग का निर्माण होता है। और दुनिया में जहां जहां ठंडी और गर्म जलधारा मिलेगी, वहां समुद्र का तापमान की स्थितियां 20 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचती हैं। और ये किसके लिए अनुकूल होता है, हाँ, एल्गीज के और प्लैंक्टन्स के डेवलपमेंट के लिए। और जहां पर भी प्लैंक्टन्स उदित होंगे, ये भोजन, ये जो है उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, तो फिर ये छोटे जीवों को, समुद्री जीवों के लिए भोजन की उपलब्धता करवा देंगे। तो ये इनके भोजन, और यही क्षेत्र ऐसा होता है जहां गर्म ठंडी जलधारा होती है, यहीं पर मछलियों के रिप्रोडक्शन की अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में मछलियों का जो है उत्पादन होता है। तो ये बैंक का निर्माण हो जाएगा, मछली पकड़ने के भी केंद्र बन जाएंगे। तो आगे आते हैं, फिर इसके बाद आएंगे न्यू फाउंडलैंड, यहीं पर मिलेगा। कौन सा द्वीप भाई, न्यू फाउंडलैंड, दिखा क्या, यहीं आसपास होगा, इसमें ज्यादा क्लियर नहीं है तो आप देखेंगे। अच्छा, न्यू फाउंडलैंड के पास में यहां से एक नदी बहती है, इस नदी को देखेंगे, सेंट लॉरेंस रिवर। सेंट लॉरेंस रिवर, अभी हम लेक्स की बात करेंगे, है ना। तो सेंट लॉरेंस नदी के मध्य में ही एक द्वीप है, जैसे हमारे यहाँ कौन सा द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी में असम में एक द्वीप है माजुली, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, रिवर आइलैंड, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है माजुली द्वीप, असम में अवस्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में। ऐसे ही सेंट लॉरेंस नदी के मध्य में मॉन्ट्रियल नाम का आइलैंड है, एक रिवर आइलैंड है, और ये एक सिटी है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है। अच्छा, ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली, ये शहर नहीं है, वो ग्रामीण क्षेत्र है, यद्यप क्षेत्रफल में बड़ा है, लेकिन मॉन्ट्रियल जो है पूरी बहुत सुंदर सिटी है, दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक है। और यही मॉन्ट्रियल जो है, कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर सेंट लॉरेंस नदी के मध्य में है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीपीय शहर है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड सिटी है। क्लियर है बात, अगर मैं ज्यादा स्पीड होऊंगा तो आप बताएंगे, कहीं पे कुछ लिखना होगा तो आप नोट कर लेंगे। अच्छा, ये जो सेंट लॉरेंस, अच्छा याद बताइए भाई, यहीं पर कोई समझौता हुआ था क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था, ओजोन क्षरण को रोकने के लिए किया गया समझौता है। कब होता है, 16 सितंबर 1987 को, इसीलिए ओजोन दिवस कब मनाते हैं, 16 सितंबर। अब यहीं से जब ये नदी आगे जाती है, तो जहां पर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मिलती है, तो यहीं पर एक खाड़ी का निर्माण करती है, खाड़ी है समुद्री क्षेत्र में, इसे सेंट लॉरेंस की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर जब नदी ये मिलती है, गिरती है, तो एस आकार की आकृति बनाती है समुद्र में अवसाद जमाव के कारण।
और यह एस्चुअरी बना देती है। तो सेंट लॉरेंस नदी किसका निर्माण करेगी? डेल्टा या एस्चुअरी? एस्चुअरी। और यह एस्चुअरी ज्वार नदमुख, दुनिया का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख है। इंपॉर्टेंट हो गया। विश्व की सबसे बड़ी एस्चुअरी का निर्माण कौन सी नदी करती है? सेंट लॉरेंस। कहां पे, किस देश में करती है? कनाडा में करती है। किस ओशियन में? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। ओके, आगे की ओर आते हैं। जैसे आगे की ओर आएंगे, अच्छा यहीं से थोड़ी बात देख लेते हैं फिजिकल में। आप देखेंगे इस वाले क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट, ये यूएसए वाला भाग, ये अलास्का वाला भाग, यहां पर एक पर्वत है और ये है अलास्का पर्वत, उसी के नाम पर है, अलास्का माउंटेन। दिख रहा होगा, फिजिकल वाले मैप में देखेंगे तुरंत दिख जाएगा, अलास्का पर्वत। और इस अलास्का पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट मैकिनले, जिसका आधुनिक नाम माउंट देनाली के नाम से जाना जाता है, उसी का नाम है देनाली। जैसे हमारे यहाँ कालूमार पीक थी विंध्यन पर्वत की, और उसे गुडविल पीक के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, सद्भावना शिखर के नाम से जानते हैं, ऐसा नामकरण चेंज हो जाता है। तो वैसे ही ये माउंट देनाली या माउंट मैकिनले जो है अलास्का पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और जब किसी कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी हो जाए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाएगी। तो इसको हमको याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले या डेनाली है, जो कि पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और यूएसए के अलास्का राज्य में अवस्थित है। आगे की ओर आए। अब आगे की ओर आएंगे तो यहीं पर कास्केड रेंज है, दिखा, छोटा सा कास्केड रेंज होगी तटीय क्षेत्र में, इस तरफ इसमें नहीं बना हुआ है, आप यहां पर देखेंगे तो कास्केड रेंज दिखेगी कनाडा में, देखिए। अच्छा यहीं पर माउंट रेनियर होगा, और यह जो है इसी कास्केड रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ज्यादा नहीं लिखेंगे, बस नॉर्मल है, जानते रहेंगे। उत्तर दक्षिण क्रम कभी कभी जब पीसीएस कठिन क्वेश्चन पूछता है तो एक तरफ माउंट मैकिनले दे दे, रेनियर दे दे, लोगन दे दे और एल्बर्ट दे दे, जो है इस तरह के क्वेश्चन दे सकता है उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने के लिए, तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर आएंगे तो रेंजर के बाद यहीं पर कोस्ट रेंज, ये वाला जो तटीय क्षेत्र में पर्वत है, कोस्ट रेंज। कोस्ट रेंज दिखी क्या? और कोस्ट रेंज की सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगन, यहीं पर लोगन होगा, माउंट लोगन है। और यहीं पर एक बड़ा सा नवीन मोड़दार पर्वत है, बहुत लंबा सा पर्वत जो कनाडा से फैला हुआ मैक्सिको तक चला जाता है, रॉकी पर्वत के नाम से जाना जाता है, नवीन मोड़दार पर्वत। अच्छा ये समकालीन है हमारे हिमालय पर्वत के, लगभग लगभग। तो जैसे हमारे यहाँ हिमालय बन रहा था, उस समय यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में ये रॉकी पर्वत बन रहा था। जैसे हमारे यहाँ जो है अरावली पर्वत बन रहा था, तो यहाँ इसके समकालीन इस पूर्वी तट पर आपको मिलेगा अपलेशियन पर्वत। क्लियर है बात? यद्यप अपलेशियन पर्वत हमारे अरावली पर्वत से बहुत बाद का है, हमारा अरावली पर्वत बहुत प्राचीन है, इसलिए दुनिया के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है अरावली पर्वत। भारत का तो है ही है सबसे प्राचीनतम। यद्यप ये नवीन मोड़दार पर्वत है, जबकि पुराना फोल्डेड, ये ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, ये भी फोल्डेड माउंटेन ही है, अपलेशियन पर्वत। तो एक तरफ है अपलेशियन पर्वत और दूसरी तरफ है रॉकी पर्वत। इस रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट, जो कि यूएसए में स्थित है, रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना है। जबकि इस तरफ जो है एक पर्वत है अपलेशियन पर्वत, और अपलेशियन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मिशेल। यहीं पर देखेंगे मिशेल होगा, हाईलाइट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अच्छा देखो भाई, तो इधर है रॉकी पर्वत और इधर है अपलेशियन पर्वत, बीच में से तस्तरीनुमा आकृति बनेगी, ग्रेट बेसिन ऑफ अमेरिका के नाम से जानी जाएगी। तो दोनों तरफ जो है ऊंचा क्षेत्र और बीच में गहरा क्षेत्र, और इस गहरे क्षेत्र में बड़ा हरा भरा क्षेत्र बनेगा, बड़ा उपजाऊ मैदान बनेगा, और ये यहाँ पे घास का क्षेत्र बनेगा, और वही प्रेयरी घास का मैदान कहा जाता है ना, दुनिया भर में अपने उत्पादन क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर वाले क्षेत्र में, कनाडा वाले क्षेत्र में प्रेयरी घास के मैदान में, इसीलिए जब प्रेयरी घास का मैदान किस देश में है तो कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, कई देशों में पाया जाता है, तो इसलिए उत्तरी अमेरिका आपको ऑप्शन में हमेशा दिखेगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो इस वाले क्षेत्र में गेहूं की खेती की जाती है, और इतना ज्यादा होता है कि यहीं पर विनिपेग झील, यह है विनिपेग, और विनिपेग झील के किनारे एक शहर है विनिपेग, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी बन जाएगी। जबकि नीचे की तरफ मेज, मक्के का उत्पादन किया जाएगा यूएसए वाले क्षेत्र में, यहीं पर सैन जुआन शहर है, इस तरफ यहां पर देखेंगे कि सैन जुआन जो है शहर है, सेंट लुइस के पास। सैन जुआन दिखा क्या?
ठीक है, यूएसए में अवस्थित है और यह मक्के के उत्पादन का बड़ा क्षेत्र, दुनिया की सबसे बड़ी मंडी के रूप में उभर आएगा और यह प्रेयरी घास के मैदान वाले क्षेत्र में। अच्छा, एक चीज और, फिर आगे आएंगे, यहीं से देखेंगे तो इटास्का झील है और लेक इटास्का से यद्यप हो सकता है मैप में आपके ना दिखे, जब केवल यूएसए वाला मैप देखेंगे तो दिखेगा। और यहीं से एक नदी निकलेगी, मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी? मिसिसिपी। जबकि रॉकी पर्वत के पास से निकलेगी मिसौरी नदी। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, यहां की प्रमुख नदी है मिसिसिपी। मिसिसिपी एक प्रमुख नदी है और इसकी सहायक नदी है मिसौरी, इसीलिए एक साथ इसका नाम लेते हैं, मिसिसिपी मिसौरी बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जैसे भारत में गंगा नदी है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, गंगा यमुना हम लोग बोल देते हैं, वैसे मिसिसिपी मिसौरी नदी। लेकिन हमारे यहाँ गंगा लंबी है, यमुना छोटी है, सामान्यतः यही होता है। लेकिन यहाँ मिसौरी की लंबाई ज्यादा है, जबकि मिसिसिपी नदी छोटी नदी है। लेकिन प्रमुख नदी मिसिसिपी यही है। अगर कभी आ जाए, चार ऑप्शन दे दे कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, और मिसिसिपी, मिसौरी, रियो ग्रांडे, कोलोराडो, ऐसे चार ऑप्शन दे दे, तो आप क्या लगाएंगे? मिसौरी सबसे लंबी है। यद्यप इसीलिए कंफ्यूजन ना हो तो मिसिसिपी डैश करके मिसौरी नदी लिखा रहता है। मिसिसिपी मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अगर सबसे बड़ी नदी हो जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी पूरे उत्तरी अमेरिका की। और यह जो है आती है और जाके मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है, और मैक्सिको की खाड़ी में जब पूर्वी छोर पर जाके गिरेगी तो यहां पर डेल्टा का निर्माण करेगी, पक्षियों के पंजे के आकार का डेल्टा बनाएगी। वहीं पर एक नदी बह रही है जो कि सेंट लॉरेंस नदी, वो एस्चुअरी बना रही है, दुनिया की सबसे बड़ी एस्चुअरी बना रही है। जबकि यह जो है मिसिसिपी नदी यह जो है डेल्टा का निर्माण कर रही, पक्षियों के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है। ओके। अच्छा, ये मैक्सिको की खाड़ी में यहीं पर कुछ चक्रवात आते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इस वाले क्षेत्र में जो चक्रवात उठता है इसको हरिकेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फैक्चुअल बात है, ऐसे समझते चले जाएंगे, है ना, क्योंकि जब प्री में आते हैं क्वेश्चन तो चार चक्रवात दे दिया, चार देश दे दिया, सागर दे दिया, कहां पे आता है। जबकि यही जो है इस तरफ कैरिबियन सागर और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में यही चक्रवात टॉर्नेडो कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये अमेरिका के पास आने वाले चक्रवात कौन से हैं? टॉर्नेडो और हरिकेन, दोनों ही चक्रवात वही है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग नाम से जाना जाता है। तो इधर हरिकेन बोल देंगे तो इधर टॉर्नेडो बोल देते हैं, बोलने वाली बात है। ओके, आगे की ओर आते हैं। जब यहां से मिसिसिपी मिसौरी नदी हो गई, यहां अपलेशियन पर्वत और यहां से बहुत सारी नदियां निकलेंगी और इस तरफ गिरेंगी। तो जब आप अटलांटिक ओशियन में होंगे और यहां से जब देखेंगे तो पूरे अपलेशियन पर्वत से जब नदियां नीचे गिरेंगी तो वाटरफॉल का निर्माण करेगी। तो एक बड़े क्षेत्र में फॉल लाइन का विकास होगा, तो इसे कहते हैं प्रपात रेखा, क्योंकि बड़ी मात्रा में यहां से नदियां नीचे की ओर वाटरफॉल का निर्माण करेंगी। और जहां पर भी वाटरफॉल होंगे वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का बड़ा केंद्र बनेगा, यहां जल विद्युत परियोजनाएं लगाई जाएंगी। यहीं पर एक नदी है, छोटी नदी, हडसन की खाड़ी तो अलग है कनाडा में, यहां पे एक नदी बहती है हडसन नदी। कौन सी नदी? हडसन नदी। और इसी हडसन नदी के तट पर यहां पर देखेंगे, नदी हो सकता है ना दिखे, लेकिन यहीं पर है न्यूयॉर्क शहर। कौन सा शहर? न्यूयॉर्क शहर, जिसे सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन अंगा का यहाँ पे मुख्यालय भी है, यहीं पर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो ये न्यूयॉर्क है, सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर, गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। दुनिया भर में जब ऊंची इमारतें नहीं बनती थी तो यहाँ पर बनाई जाती थी, तो इसे कहा गगनचुंबी इमारतों का शहर। यहीं पर है, आगे की ओर एक और नदी बहती है इसी क्षेत्र में, और नदी का नाम है पोटोमैक नदी। कौन सी नदी? इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि इसी नदी के तट पर यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी अवस्थित है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो अब कोई राजधानी अगर किसी नदी के तट पर हो जाए, वो भी दुनिया की महाशक्ति, तो इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो वाशिंगटन डीसी जो है यह पोटोमैक नदी के तट पर अवस्थित शहर है। आगे की ओर, अच्छा यहां पर एक इसी के साथ पढ़ते चले जाएंगे, अपलेशियन के भाग में ही एक शहर का विकास हुआ है। एक शहर है, नाम है पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वानिया या पेंसिल्वेनिया कहते हैं, ऊपर की ओर होगा यहां पे पेंसिल्वानिया शहर। हाँ, पेंसिल्वानिया जो है यह एंथ्रासाइट कोयले के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया भर में सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है? चार प्रकार के कोयले होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट कोयला सबसे खराब क्वालिटी का, जबकि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट। भारत में एंथ्रासाइट न के बराबर है,
हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में बिटुमिनस कोयला मिलता है, यानी दूसरे अच्छे प्रकार का कोयला। हम भी कोयला संसाधन में बहुत आत्मनिर्भर हैं और साथ ही हमारे पास बहुत अच्छे कोयले के भंडार है। लेकिन एंथ्रासाइट कोयला के लिए ये प्रसिद्ध है, जो है पेंसिल्वेनिया शहर। आगे की ओर आए, इस तरफ देखें तो फिर यहां पर आगे की ओर आते, अच्छा यहीं पर एक देख लेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह मिलेगा यहां के पास में। यही है फ्लोरिडा पेनिनसुला, फ्लोरिडा प्रायद्वीप। फ्लोरिडा ये राज्य है यूएसए का, और फ्लोरिडा प्रायद्वीप, यहीं पर केप कैनवरल दिखेगा। और केप कैनवरल जो है नासा का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। जैसे हमारे यहाँ श्रीहरिकोटा है ना, पुलिकट झील के मध्य में आंध्र प्रदेश वाले भाग में, और वहां पर श्रीहरिकोटा है जहां से इसरो जो है अपना सैटेलाइट उपग्रह अंतरिक्ष में भेजता है, वैसे ही ये केप कैनवरल फ्लोरिडा का ये नासा का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है। अच्छा, एक बात ध्यान दिया होगा, जितने भी सैटेलाइट केंद्र हैं वह उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, ये महाद्वीपों के पूर्वी भाग में बनाए जाते हैं, है ना, और महासागरों के पास में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजे जाते हैं, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, तो यहां से उनको अपनी ऑर्बिट में पहुंचने में कम दूरी में अच्छे समय में पहुंच जाते हैं, और साथ ही ये तटीय क्षेत्र में होते हैं। यही कारण है कि मान लीजिए कभी कुछ गड़बड़ी हो गई, तो इसके आगे क्या है, अटलांटिक ओशियन, तो उसे अटलांटिक महासागर में गिरा दिया जाएगा, तो जिससे हानि नहीं होगी बड़े क्षेत्र में, जो है कम से कम जन की हानि तो नहीं होगी, धन की भले थोड़ी बहुत हो जाए। ऐसे ही हमारे यहाँ, इसीलिए हमारे श्रीहरिकोटा दुनिया के सबसे अच्छे उपग्रह प्रक्षेपण केंद्रों में से एक है। ऐसा ही ये भी है। अच्छा, यूरोप अगर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बनाना चाहेगा, क्या बना पाएगा? उसके पूर्वी भाग में पूरा एशिया महाद्वीप है, और कहीं सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर वहां बना दिया और गलती से कुछ गड़बड़ हो गई तो रसिया में गिर गया, चाइना में गिर गया, चाइना में गिर गया, चाइना छोड़ेगा नहीं, कोई भी देश नहीं छोड़ेगा कि तुम्हारी गलती से हमारे यहाँ के लोग मरे हैं, तो वो वहां नहीं बनाएगा। इसीलिए यूरोपियन यूनियन जब देखेंगे, अभी दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे, तो फ्रांस वहां अधिकार करेगा, फ्रेंच गुयना नाम के देश में। पूरे देश पर आज भी फ्रांस का अधिकार है, और वहां पे जो है, वहां से यूरोप अपने उपग्रहों को, है यूरोप, उत्तर यूरोप महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयना से वो जो है अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर बनाएगा, वहां से उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। आगे की ओर आए, यहां पर एक नदी आपको दिखेगी ये वाले क्षेत्र में, इस नदी का नाम है रियो ग्रांडे रिवर, और ये क्वेश्चन आ चुका है। रियो ग्रांडे रिवर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, उस समय एक समय मैक्सिको और यूएसए के मध्य विवाद बड़ा चल रहा था, प्रवासी लोग खूब ज्यादा अवैध रूप से घुस रहे थे। ये नदी थी, और यह नदी यूएसए और मैक्सिको के मध्य में सीमा बनाती है प्राकृतिक रूप से, जिससे क्या है कि अवैध प्रवासी इसी नदी के थ्रू अंदर प्रवेश कर जाते थे। तो ये चर्चा में थी, तो क्वेश्चन पूछ लिया था, तो वह कौन सी नदी है जो यूएसए और मैक्सिको के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है? रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, इधर की ओर देखें तो इस तरफ एक नदी बहती है जिसे बोलते हैं कोलोराडो नदी। कौन सी नदी? और यहीं पर जो है कोलोराडो नदी जाके कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये जो है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यहीं पर जाकर ये समुद्र, तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है। कोलंबिया और कोलंबिया तो ऊपर की ओर बहती है, जबकि कोलोराडो नदी यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी पर बोल्डर तथा हुअर डैम बनाए गए, और जिसे कृत्रिम झील का निर्माण हुआ, जिसे मीड झील के नाम से जाना जाता है। वहां पर देखेंगे आप एटलस में, मीड झील का आप देख लेंगे, जल विद्युत केंद्र है मीड झील, यहां पर देखेंगे, यहाँ के आसपास कहीं दिख जाएगा। हाँ, कोलोराडो के पठार के पास में, पठारी क्षेत्र से ही बहती है ये नदी। और जहां, अच्छा ये मरुस्थली क्षेत्र है, आप देखेंगे कि यहीं पर कैलिफोर्निया वाले भाग में एक मरुस्थल है, मोजावे मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो पूछ ले कि मोजावे मरुस्थल किस देश में है, तो कैलिफोर्निया। फिर इस वाले क्षेत्र में जो मरुस्थल है उसे सोनोरन मरुस्थल के नाम से जानते हैं। कौन सा मरुस्थल? सोनोरन मरुस्थल का विस्तार यूएसए तथा मैक्सिको दोनों देशों में है। कभी आ जाए तो यूएसए लगा सकते हैं आप। सोनोरन मरुस्थल यूएसए और मैक्सिको दोनों ही देशों में विस्तारित है। और जबकि यहीं पर देखेंगे तो एक और मरुस्थल है जिसे चिहुआहुआ के नाम से जाना जाता है। कौन सा मरुस्थल? और चिहुआहुआ मरुस्थल जो है, यह पूरे उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्लियर है बात? तो तीन बातें देखा। अच्छा, ये जो ग्रीनलैंड वाला भाग है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी है। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड, जो कि पूरी दुनिया का भी सबसे बड़ा आइलैंड है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अलास्का पर अवस्थित माउंट मैकिनले या डेनाली, जो कि पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और सबसे ऊंची चोटी है। जबकि मिसिसिपी मिसौरी नदी यह पूरे उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। और फिर हमने देख लिया कि यह जो है चिहुआहुआ का मरुस्थल, जो कि मैक्सिको में अवस्थित है,
और यह जो है पूरे उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसी चिहुआ हुआ मरुस्थल वाले भाग में चांदी का खनन होता है। कौन किसका? और इतना ज्यादा होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश कई सालों से, मतलब जब से हम लोग पठन पाठन कर रहे हैं तब से ये दुनिया में नंबर 1 बना हुआ है। तो दुनिया में सिल्वर का, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ये देश नहीं है, चिहुआ, मैक्सिको। तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। कि इसका कौन सा क्षेत्र है? चिहुआ क्षेत्र। यह जो है चांदी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर इधर कैलिफोर्निया का मरुस्थल भी बोलते हैं, और यहीं पर एक नदी बहती है, कोलंबिया नदी। अच्छा, यहीं पर एक जो है शहर है, सैन फ्रांसिस्को शहर, सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। यह स्वर्ण द्वार की नगरी कहा जाता है। और इस क्षेत्र में आईटी इंडस्ट्री का विकास हुआ है। किसका विकास हुआ है? आईटी इंडस्ट्री। और साथ ही कैलिफोर्निया को सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड, इसे सिलिका की घाटी कहा जाता है। सिलिका से चिप्स बनाए जाते हैं और माइक्रोचिप्स बनाए जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स बनाए जाते हैं। और अभी हमारे यहाँ भी सेमीकंडक्टर्स, आपने करंट में जरूर पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उस पर सरकार बहुत ज्यादा फोकस्ड है। तो यहाँ से अब अभी हमने समझौता भी अमेरिका से किया है, अमेरिका कंपनी से, जो कि हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर्स के उत्पादन के लिए वो सहयोग करेंगी। तो चर्चा में पूछ ले। अच्छा, पूछ ले कि भारत का आईटी सिटी किसे कहा जाता है, या सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु। वहां खूब ज्यादा आईटी इंडस्ट्री का विकास हुआ है, और आगे उत्तर भारत में भी उसको डेवलप करने का, और खासकर गुजरात में, है ना। तो आगे आते हैं, यहीं पर अब इस वाले क्षेत्र में, ये कैलिफोर्निया, अगर यहीं पर देख लें तो एक शहर है लॉस एंजल्स, पूरा मरुस्थल है, और इस मरुस्थल के बीच में यह शहर बसाया। और जैसे, और यहीं पर इन्होंने कहा फिल्म इंडस्ट्री का विकास करेंगे। और फिल्म इंडस्ट्री का विकास क्या? अच्छा, जब पूरा मरुस्थल रहेगा तो अगर एरोप्लेन की ट्रेनिंग दी जाए, खुला क्षेत्र चाहिए, तो यहाँ पर जो है वायुयान उद्योग का भी विकास कर लेंगे, कि ट्रेनिंग होगी दुनिया भर में, यहाँ वायुयान के परीक्षण किए जाएंगे, तो उसका भी क्षेत्र बना दिया जाएगा। साथ ही लॉस एंजल्स शहर, यहीं पर फिल्म उद्योग का विकास किया जाएगा, जिसे हम हॉलीवुड के नाम से जानते हैं। तो हॉलीवुड कहाँ है? लॉस एंजल्स शहर। और ये इतना, सोचिए, मरुस्थल में भी इन्होंने शहर डेवलप कर दिया। और यह जो है दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक है, किसी समय दुनिया का सबसे अमीर शहर था, पर कैपिटा इनकम यहाँ बहुत ज्यादा हाई थी। तो दुनिया का सबसे अमीर शहर की संज्ञा किसे दी जाती है? लॉस एंजल्स शहर को। क्लियर है बात? आगे की ओर आते हैं। यहां पर झील देखें, तो झीलों में देखें तो यहां पर है ग्रेट बियर लेक। कौन सी झील? कनाडा में देखेंगे एकदम ऊपर, उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने के लिए आ सकता है, ग्रेट बियर झील। और ग्रेट बियर झील की विशेषता यह है कि यह कनाडा की सबसे बड़ी झील है। जैसे कनाडा की सबसे बड़ी नदी कौन सी थी? मैकेंजी। कनाडा देश की बात कर रहे हैं, है ना। और उसी के पास में है ग्रेट बियर झील, और यह कनाडा की सबसे बड़ी झील है। और दूसरी विशेषता यह है कि यहीं से देखिए कोई रेखा गुजर रही है क्या? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे आर्कटिक सर्किल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो वह कौन सी झील है जिसके ऊपर से आर्कटिक रेखा गुजरती है? ग्रेट बियर झील इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, ग्रेट बियर झील के नीचे देखेंगे तो आपको दिखेगा ग्रेट स्लेव लेक, दिख रही है, हाईलाइट कर लेंगे। ग्रेट स्लेव के लेक के नीचे अथाबास्का लेक, अथाबास्का के नीचे विनीपेग। ये 4 झीलों का क्रम याद कर लीजिए, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, ये ग्रेट स्लेव, अथाबास्का और विनीपेग। हाँ, रेंडियर, रेंडियर भी है, रेंडियर को भी आप पढ़ना चाहे तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, उसको क्रम में 5 झीलें हो जाएंगे। हाँ, अब आगे आ जाते हैं। फिर यहां पे आएंगे तो इसे ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका कहा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, थोड़ा सा अ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर 5 झीलों का क्रम है, आप जानते होंगे, अब बस रिवाइज कर लेना है हमको। ऐसे 5 झीलों का क्रम है।
पहले इन 4 झीलों को देखेंगे। लेक मिशिगन तो यहाँ पर सुपीरियर, मिशिगन, यूरान, इरी और ओंटारियो। पश्चिम से पूर्व क्रम में अगर देखें तो सबसे पहले कौन सी झील है? लेक सुपीरियर। अच्छा, फिर इसके बाद कौन सी झील है? लेक यूरॉन। फिर उसके बाद कौन सी है? लेक इरी। और एक झील कौन सी है? ओंटारियो। अच्छा, मैंने मिशिगन झील हटा दिया, क्यों हटा दिया? हाँ, यही क्वेश्चन आया था कि निम्न में से ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका में से सबसे जो है वह कौन सी झील है जो केवल और केवल यूएसए में स्थित है? मिशिगन झील है। बाकी ये चारों झीलें जो है कनाडा और यूएसए के मध्य में सीमा बनाती हैं। तो इन चारों झीलें जो है वो कनाडा और यूएसए के मध्य में है, यानी दोनों देशों के मध्य में है। जबकि यह मिशिगन झील जो है वह क्या है? यूएसए में अवस्थित है। अच्छा, ये झीलें पहले कनेक्टेड नहीं थी, अब इनको कनेक्ट कर दिया गया है नहरों के माध्यम से, यानी एक झील में आप जाएंगे और सारी झील से आप होकर गुजर सकते हैं। अच्छा, इस झील में अच्छा ये जब उद्योग यहीं पर अब सीमा पर दुनिया में अधिकतर देशों में जो विकसित देश हैं इनकी सीमा पर ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। हमारे यहाँ अगर सरकार जो है मोदी सरकार एक योजना चलाए, सीमा पर फ्री घर योजना, पीएम फ्री घर योजना, और पुलवामा से लेकर उरी तक घर बना के आपको दे, रहेंगे? शायद मैक्सिमम लोग नहीं रहना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अशांत क्षेत्र है। गए हम वहां पर रहने और एक बम गिरा और शहीद, देख कहने में भी अच्छा नहीं लगेगा कि सोते सोते शहीद हो गए। मतलब लड़ते शहीद होते तो अलग बात थी, है ना? क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो हमारी सीमा पर जो है आपसी रिश्ते अच्छे नहीं है, सीमा पर जो है लोगों का बसाव नहीं हुआ, उद्योग धंधे इंडस्ट्री नहीं लगी, वरना कितना अच्छा होता। तेल घटता, पेट्रोल कहते पाकिस्तान थोड़ा 2 लीटर पहुंचा दो, है ना? उसको खाना जैसे अब उसके यहाँ टमाटर बहुत महंगा होता है, तो क्या कहते हैं, अरे टमाटर पहुंचा दो भाई, पाकिस्तान को भी दे दो, ना ललचाए बेचारा, है ना? इससे क्या होता है, दोनों का विकास हो। अगर पाकिस्तान सोच के देखिए, पाकिस्तान अगर हमारे साथ हो जाए, अच्छा हो जाए, दोस्ती हो जाए, या भारत में मिल जाए, जो हमारी हमारा अंतिम उद्देश्य एक है, अखंड भारत बन जाए, तो आप सोचिए पूरे मध्य एशिया क्षेत्र से हम डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, गैस, नेचुरल गैस संसाधन सारा, हमारा सबसे ज्यादा पैसा कहाँ जाता है? सबसे ज्यादा पेट्रोलियम और गैस खरीदने में, फिर सोना चांदी खरीदने में, और दोनों हमको आसानी से मिलने लगेगा। तापी परियोजना आपने सुना होगा, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया वाली योजना। हम लोग जब तैयारी शुरू किए थे तब से पढ़ रहे हैं, अब तैयारी खत्म हो गई तब भी जो है अभी ये योजना हो नहीं पाई। कारण है कि रिश्ते अच्छे नहीं है, तो पाकिस्तान जो है वो इस योजना को आगे बढ़ा ही नहीं रहा था। अब फिर से चर्चा में आ गया है क्योंकि सहमति बन गई है, फिर से उस पर काम शुरू हो गया है, चर्चा में हो गई। तापी परियोजना किन देशों के मध्य में अवस्थित है? तो उसमें पहला ही रहेगा जो है तुर्की, और जो है ती से तुर्की आ जाएगा और गलत हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान लगाना है ना? या तजाकिस्तान हो सकता है, वहां से कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तुर्कमेनिस्तान ध्यान रखना है, तुर्कमेनिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, तब इंडिया। यही है तापी प्रोजेक्ट, जो है गैस पाइपलाइन बिछाने का ये प्रोजेक्ट है। तो जो है ये सुपीरियर झील, तो यहाँ लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कनाडा यूएसए के मध्य में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। बस आप जो है अपने साथ कोई दोस्त गया है, आप उत्तरी अमेरिका में अवस्थित हैं, आप कहेंगे चलो दूसरे देश घूम आते हैं, बस तुरंत बगल में जो है हमने अच्छे रिश्ते बनाए। ऐसा नहीं है कि हमारे रिश्ते खराब हैं, हमने नेपाल से अच्छे रिश्ते बनाए, हमने बहुत इनको छूट दिया, हमने भूटान से अच्छे रिश्ते बनाए, बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते बनाए, लेकिन बदले में हमको नेपाल और बांग्लादेश से क्या मिला? पैठिए मिले, अवैध व्यापार मिला, हथियार। यानी आपके पड़ोसी भी अच्छे होने चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं, उसे क्या हुआ? अब हमको सख्ती बरतनी पड़ रही है कि नेपाल से, बांग्लादेश से कितने जो है रोहिंग्या पीड़ित जो है भारत आ गए, अवैध प्रवासी। हमारी समस्या ये है कि हमारे पास वैसे ही बेरोजगारी है, जमीन की कमी है, दूसरे लोग आएंगे तो हमारे संसाधनों, हम उनको कैसे संसाधन दे पाएंगे? जब हम खुद आत्मनिर्भर नहीं है तो हमारे लिए समस्या है, तो हम दूसरे लोगों को कैसे अपने हाथ पर श्रेय दे दें? हमारी समस्या है, जटिल समस्या है। तो फिर हमारे लिए एक बड़ी गंभीर समस्या बन जाएगी। तो वैसे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो व्यापार वाणिज्य, यहाँ पर सघन आबादी जो है सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में बढ़ेगी। और यहीं से एक लाइन गुजरती है, 49 डिग्री पैरेलल लाइन, 49 डिग्री समांतर रेखा, और इसी को उन्होंने आपसी सहमति से सीमा रेखा बना दिया, जो कि दुनिया की सबसे लंबी सीमा रेखा बन जाती है। तो विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सी है? यूएसए तथा कनाडा के मध्य में। इसे किस नाम से जाना जाता है? 49 डिग्री समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। और फिर यही 49 डिग्री आगे झील के पास मिल जाती है, फिर ये झीलें सीमा बना देती है आधे आधे भाग पे।
और यहाँ उद्योग धंधों का विकास होता है। यहीं पर सुपीरियर झील के किनारे एक डुलुथ नाम का शहर है। कौन सा शहर है भाई? डुलुथ। सुपीरियर हाईलैंड वाला क्षेत्र है, आयरन ओर का बहुत बड़ा क्षेत्र है। डुलुथ शहर जो कि आयरन ओर इंडस्ट्री के लिए, लौह अयस्क, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लौह अयस्क उत्पादन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। 4 झीलें दे दे और 4 शहर दे दे क्रम लगाने के लिए, या 4 शहर दे दे 4 उद्योग धंधे लगाने के लिए। तो सुपीरियर झील के किनारे डुलुथ शहर जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर आगे आए यहां पर मिशिगन झील। मिशिगन झील के किनारे इस तरफ है शिकागो शहर। मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई गई हैं, तो यहां जो है मांस प्रसंस्करण उद्योग तथा चमड़ा उद्योग का विकास हुआ है। जबकि इस तरफ नीचे की ओर है, यहीं पर गैरी शहर आपको दिख जाएगा। गैरी एक प्रमुख शहर है और यह भी लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो डुलुथ शहर भी यूएसए में है, शिकागो शहर भी यूएसए में है और गैरी शहर भी यूएसए में है। डुलुथ जो है सुपीरियर झील के तट पर है, शिकागो और गैरी शहर जो है वो मिशिगन झील के किनारे अवस्थित है। मिशिगन झील के किनारे अवस्थित है। और यह जो है शिकागो मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए, गैरी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। जबकि ऊपर की तरफ यूरॉन झील है। यूरॉन झील के तट पर कनाडा का सडबरी शहर स्थित है। कौन सा शहर है? सडबरी। और यह निकिल उत्पादन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, निकिल उद्योग का बहुत बड़ा केंद्र है। ये कहां है? सडबरी शहर कहां है? कनाडा में है, ध्यान रखना है, ये कनाडा का भाग है, जबकि ये सब यूएसए के भाग थे। निकिल उत्पादन, निकिल उद्योग, हाँ, यहां से बड़ा केंद्र है, दुनिया भर में उत्पादन वो जो है ये एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, एक चीज जो रह गई बातों बातों में कि ये पश्चिम से पूर्व क्रम में अगर लगाने के लिए आ जाए ग्रेट लेक्स को, तो देखो भाई, सबसे पश्चिम में है सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर यूरॉन और फिर इरी, तब ओंटारियो। क्लियर है बात? लेकिन बड़े से छोटे क्रम में लगाने के लिए आ जाए तो एक जगह बस परिवर्तन है, सुपीरियर झील दूसरे नंबर पर यूरॉन हो जाती है, तब मिशिगन, फिर इरी और ओंटारियो। क्रम वही है, पश्चिम से पूर्व क्रम में सुपीरियर, मिशिगन, यूरॉन, इरी और ओंटारियो। जबकि ये जो है बड़े से छोटे क्रम में जल की मात्रा के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर लगाने के लिए आ जाए, सुपीरियर, यूरॉन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। क्लियर रहेगा? बात ध्यान रहेगी। एक याद कर लीजिए, दूसरा वाला समझ जाएंगे कि यहाँ पे दो में विभाजन है। तो हम क्या याद करेंगे? पश्चिम से पूर्व क्रम। कौन सा क्रम? जैसे फिजिकल फिनोमेना पूछता है, सामान्यतः वो क्षेत्रफल पर आधार पर ज्यादा नहीं पूछता, ज्योग्राफी में ये दिशा क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए आता है। पश्चिम से पूर्व वाला याद कर लीजिए, सुपीरियर, मिशिगन, यूरॉन, इरी और ओंटारियो। अच्छा, यहीं पर एक बड़ी नहर बनाई गई, शू कैनाल। शू कैनाल किन दो झीलों को जोड़ती है? सुपीरियर और यूरॉन झील को जोड़ती है। अच्छा, ये आगे, अब आगे की ओर चले तो यहां है इरी झील। कौन सी झील? इरी झील। इरी झील के किनारे यहां यूएसए का डेट्रॉयट शहर स्थित है। कौन सा शहर? डेट्रॉयट शहर। और यहां लगाया गया गाड़ी मोटर बनाने का कारखाना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का विकास हुआ। किसका? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और इतना ज्यादा यहाँ गाड़ी मोटर, रेल के इंजन, गाड़ी मोटर, ट्रक, बस, ये सब कारें बनाई जाने लगी कि इसे दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की राजधानी कहा गया। तो कैपिटल ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? डेट्रॉयट शहर को। किस किस देश में है? यूएसए में है। किस झील के तट पर है? इरी झील के तट पे है। जबकि ओंटारियो झील, अच्छा यहां पे देखेंगे ओटावा है, कनाडा की राजधानी, यही जस्ट ऊपर की ओर है। और ओंटारियो झील के तट पर एक शहर है जिसे बोलते हैं हैमिल्टन, देखेंगे, कनाडा में अवस्थित है। और कनाडा का बहुत बड़ा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का केंद्र है, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? 5 झीलें, 5 शहर, 5 उद्योग धंधे, याद रखना है। फिर से रिवाइज करेंगे। सुपीरियर झील के किनारे डुलुथ शहर जो आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। मिशिगन झील के किनारे शिकागो शहर जो कि मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूरॉन झील के नीचे तट पर कनाडा का सडबरी शहर जो निकिल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इरी झील के किनारे डेट्रॉयट शहर जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का केंद्र है। जबकि ओंटारियो झील के किनारे हैमिल्टन शहर है और जो कि लौह उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और इसी ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है जो हम लोगों ने अभी देखा, सेंट लॉरेंस नदी, और जाके सेंट लॉरेंस की खाड़ी में दुनिया की सबसे बड़ी एस्चुअरी का निर्माण कर देती है। क्लियर बात? अच्छा, यहीं पर एक छोटी सी नदी है ओंटारियो और इरी झील के किनारे, उसे बोलते हैं नियाग्रा नदी। अब चूंकि अपलेशियन पर्वत वाला भाग ही है, और नियाग्रा नदी जब नीचे की ओर गिरती है तो इन्हीं झीलों के बीच में है।
उस तरफ जो है कनाडा है, इस तरफ हमारा यूएसए है। तो इसीलिए उत्तरी अमेरिका में उसे कहते हैं, और ये बहुत सुंदर वाटरफॉल का निर्माण करती है, जिसे बोलते हैं नियाग्रा वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल? नियाग्रा वाटरफॉल। अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया के पर्यटन उद्योग का यहाँ विकास हुआ है, दुनिया भर से लोग घूमने आते हैं। बात यह है कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, डेली यहाँ रेनबो, इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। तो बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य बनता है, अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है, और यही कारण है दुनिया भर से लोग घूमते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी बहती है, और उसी नदी, वो नदी जब गिरती है तो एक वाटरफॉल बनाती है, जिसे बोलते हैं चित्रकूट वाटरफॉल। हमारा यूपी वाला नहीं, चित्रकूट क्यों यूपी लगा दिया, अब मध्य प्रदेश लगा दिया, गलत हो जाएगा। चित्रकूट वाटरफॉल छत्तीसगढ़ में, और उसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ ले, भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? तो चित्रकूट वाटरफॉल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर। आगे की ओर आते हैं फिर से हम, तो ये ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका है। अच्छा, अन्य झीलों को देख लें, अगर हम देखना चाहें तो यहाँ ग्रेट साल्ट लेक है। कौन सा है? यूएसए में अवस्थित है। आगे की यहीं पर कैलिफोर्निया की खाड़ी के पास में, यहीं पर डेथ वैली वाला क्षेत्र है, कोलोराडो नदी, डेथ वैली, जो कि दुनिया का सर्वाधिक गर्म स्थान है। तो दुनिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली। कहां है? यूएसए में स्थित है। और यही जो है पूरे उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला बिंदु भी है। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? डेथ वैली। अच्छा, ऊपर की ओर आए तो यहां पर है वैंकूवर आइलैंड। अच्छा, वैंकूवर आइलैंड और सैन फ्रांसिस्को, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा। गदर पार्टी की स्थापना कहां होती है? सैन फ्रांसिस्को में, यहीं पर। और यहीं पर कामागाटा मारू प्रकरण 1914 वाला आपने सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। तो ये यहीं वैंकूवर आइलैंड पे इनको रख दिया जाता है, रोक दिया जाता है आने से। यहीं पर शोर जो है कमेटी का निर्माण होता है, तटीय कमेटी का निर्माण होता है, धरने प्रदर्शन का। तो जब अब आप वहां पढ़ेंगे आप मॉडर्न हिस्ट्री में, तो ये बात आप रिवाइज कर पाएंगे। क्लियर है बात? और फिर इसके बाद कोडियाक आइलैंड और अलेक्जेंडर आर्चिपिलागो इसमें नहीं दिया है, आप यहां पर देखेंगे तो कोडियाक और अलेक्जेंडर आर्चिपिलागो दिखेगा, कनाडा का भाग है। और फिर से जब हम यहाँ की ओर पहुंचेंगे और फिर से बेरिंग जल संधि के पास में पहुंच जाएंगे। क्लियर है? पूरे उत्तरी अमेरिका को हम ऐसे सिंहावलोकन कर लेंगे, ऐसे घूम लेंगे। अब समस्या यह है कि इस तरफ है सैन फ्रांसिस्को, यहां है वाशिंगटन डीसी। अब इनको यहां से पहुंचना है, तो अब देखें, अगर कोई सामान पहुंचाना है, बड़े ऊंचे पर्वत है, पूरा कास्केड कोस्ट रेंज, फिर इधर रॉकी पर्वत, फिर उसके बाद इतना गहरा क्षेत्र, फिर उसके बाद तो जो है प्लेशियन पर्वत, तो एक बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। तो क्या होता था? जल मार्ग का ये प्रयोग करते थे। और जल मार्ग का जब प्रयोग करेंगे तो इनके लिए एक जटिल समस्या यह बनेगी कि यह जल मार्ग यहां से होते हुए पूरा ऐसे जाते हुए तब आके इनको न्यूयॉर्क सिटी या वाशिंगटन डीसी पहुंचना पड़ेगा। तो ये मतलब जाना एक ही देश में है, पर ये दसों हजार से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचना पड़ रहा है। तो फिर इन्होंने कहा कि ये जो पतला नैरो सकरा एरिया है, पनामा वाला देश, उसमें पनामा वाले क्षेत्र पर ये जो है कोलंबिया का अधिकार था, साउथ अमेरिका का। अमेरिकी राजनीति, पहले तो यहाँ विद्रोह कराया गया, वैसे ही जैसे मैं बार बार कहता हूँ, बलूचिस्तान बहुत जल्दी नया देश बन सकता है, और जैसा कि मैं कहता हूँ कि बहुत जल्दी खुशखबरी मिल सकती है, पेपर में आएगा, बधाई हो बलूचिस्तान हुआ है ना? वैसे ही पनामा देश का निर्माण करवा दिया, अलग देश। सोचिए ऐसा करते हैं अमेरिकी राजनीति, ऐसे देशों, अब इस समय ईरान पर फोकस किया है, तोड़ने पर लग गया है, इराक को बर्बाद कर दिया। जहां भी दुनिया में जो है कुछ ना कुछ खुराफात हो रही है, सीआईए यानी अमेरिका और रशिया, ये दुनिया में। अच्छा, दुनिया के सबसे बड़े हथियार उत्पादक देश कौन से हैं? दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है? यूएसए। अच्छा, अगर दुनिया में शांति हो जाए, अच्छा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार उत्पादक रसिया। मतलब कंपटीशन रहता है, कभी जो है तो रूस हो गया, कभी जर्मनी हो गया, कभी, लेकिन सामान्यतः यही दो देश हैं। तो दुनिया में अगर शांति हो जाए, कहीं युद्ध ना हो, तो किसकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी? अमेरिका और रसिया, यही। तो ये दुनिया में चाहेंगे कि शांति बन जाए, तो एक दूसरे को लड़ाते रहेंगे। अगर नाइजीरिया में विद्रोह हो रहा है, वहां झगड़ा हो रहा है, और संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव आएगा कि इस झगड़े को समाप्त किया जाएगा, तो कोई ना कोई वीटो लगा देगा। कुछ दिन की पहले की ही न्यूज है, रसिया ने वीटो लगा दिया, नहीं समझौता नहीं होने देंगे। तो रसिया के अपने वहां हित है और यूएसए के अपने वहां हित है।
तो ये क्या करेंगे, दुनिया भर में झगड़े होते रहेंगे। तो फिर जब इंडिया और पाकिस्तान के मध्य वार होगा तो इंडिया अगर यूएसए से आएगा कि हमको चिनूक हेलीकॉप्टर दे दो, तो पाकिस्तान रसिया के पास चला जाएगा कि हमको जो है उसके काउंटर में दे दो, और दोनों हथियार खरीदेंगे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी और इन दोनों की इंडस्ट्री, उद्योग धंधे बढ़ते रहेंगे। तो ये जो है, तो फिर इन्होंने क्या किया, पनामा देश में एक नहर बना दिया। ये कॉन्सेप्ट आया कि अगर यहाँ एक नहर बना दिया जाए तो अब इतनी दूरी कम होके हमको ऐसे जस्ट हम यहाँ पहुंच जाएंगे। इसे क्या गया, समय और धन सबकी बचत हो जाएगी। तो पनामा में एक नहर बनाई गई, लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने ये बताया, चेताया कि ये पतला जंक्शन है और कहीं ये आपने ज्यादा गहरा क्षेत्र बना दिया और ये कमजोर हो गया पॉइंट, कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी जोर का झटका धीरे से लगा, तो फिर क्या होगा, आपका विकास नहीं विनाश हो जाएगा। ये अमेरिका जो है हो सकता है टूट के चला जाए, उत्तरी अमेरिका से ही गिर जाए, वहां पे इसी पतले जंक्शन के द्वारा तो जुड़ा हुआ है। तो फिर क्या कहा, अमेरिका विकसित देश, टेक्नोलॉजी लगाया। पनामा नहर एक बेहतरीन आर्किटेक्चर का नमूना है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी का नमूना है। ऐसे नहर को बनाया गया कि जंक्शन पॉइंट को भी तोड़ा नहीं गया पूर्ण रूप से, और ये जो है नहर भी बना दी गई। ऐसे इधर पैसिफिक ओशियन, इधर जो है अटलांटिक ओशियन, बीच बीच में गहरा बना दिया गया। पहाड़ पर ये नहर बनाई गई, पूरे पहाड़ी क्षेत्र को, और ऐसा बना के पानी के लेवल को, जैसे इधर मान लेते हैं ऊंचा क्षेत्र है तो यहां से ये जंक्शन को ऐसे बना दिया गया, ऐसे गेट लगा दिए गए। अब इसको खोला गया, ये गेट खोला गया तो इधर से पानी इसमें आ गया, तो क्या होगा, इसी जल की धारा के साथ जहाज भी इसमें आ गया। अब उसके बाद ये बंद कर दिया गया, अब इसका जल स्तर ऊपर हो गया है, फिर ये वाला गेट खोल दिया गया तो ये नाव जो है इसमें पहुंच जाएगी। अब ये गेट, इसका पानी इसमें पहुंचेगा, जल स्तर ऊपर हो जाएगा, और फिर जब ये हो गया तो ऐसे बंद। अब अर्थक्वेक आएगा तो ये जंक्शन जुड़ा रहेगा, ये टूटने नहीं पाएगा। गेट खुला, गेट बंद हुआ, गेट खुला, पानी गया, उसी पानी की जलधारा के साथ नाव भी पहुंच गई। नाव को भी नीचे इंजन नहीं चलाना है क्योंकि ज्यादा गहरा नहीं है, तो बड़े जहाज भी आसानी से पानी की धारा के साथ चले जाते हैं, हल्का इंजन चलाएंगे। और उसके बाद फिर ये जो जंक्शन को बनाए रखा जाएगा, तो जंक्शन भी बन गया, ये जो है जंक्शन को भी तोड़ा नहीं गया, और साथ ही नहर भी बन गई। और जब ऐसे नहर बन जाएगी तो यहाँ पे कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल लेक का निर्माण हो गया, और इसे गटून झील के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से, गटून झील। यहीं पर एक झील है मीराफ्लोर्स झील। कौन सी झील, मीराफ्लोर, और दूसरी है गटून झील। तो पूछ ले कि पनामा नहर में किस कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है। गटून कृत्रिम झील, जो कि एक बहुत बड़ी झील है, गटून झील का निर्माण पनामा कैनाल में हुआ है, पनामा नहर में हुआ है। ओके, इसके एक तरफ कोलन बंदरगाह और एक तरफ पनामा सिटी, जो कि पनामा की राजधानी है, कोलन और पनामा सिटी। अब एक ऐसी नहर है जो कि दो महाद्वीपों को अलग कर रही है। तो पनामा नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग कर रही है, जबकि दो महासागरों को जोड़ रही है, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है। जब इतनी महत्वपूर्ण नहर हो जाएगी तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि नहीं। तो मीराफ्लोर झील किस नहर में अवस्थित है, पनामा नहर। और गटून झील किस नहर में अवस्थित है, तो पनामा नहर में स्थित है। कहेगा निम्न जलराशियों का पश्चिम से पूर्व क्रम लगाइए, यहीं पर दे देगा, और चार ऑप्शन दे दिया कि डेरियन की खाड़ी, पनामा की खाड़ी, गटून झील, मीराफ्लोर झील, और पश्चिम से पूर्व क्रम लगाने के लिए आ जाए। तो डेरियन की खाड़ी कहां है भाई, मैप में नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं है। आप देखेंगे कि एक तरफ जो है ये है पनामा की खाड़ी और इस तरफ डेरियन की खाड़ी है। तो डेरियन की खाड़ी से होते हुए गटून झील, गटून झील से मीराफ्लोर, और उसके बाद फिर पनामा की खाड़ी में पहुंच जाता है। यहाँ आपके मैप में दिया नहीं है, तो आप क्रम लगाने के लिए अगर लगाना चाहें तो डेरियन की खाड़ी, फिर उसके बाद गटून झील, फिर मीराफ्लोर झील, और उसके बाद पनामा, पनामा की खाड़ी, गल्फ ऑफ पनामा। हाँ, पश्चिम से पूर्व क्रम अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डेरियन की खाड़ी, फिर उसके बाद गटून झील, गटून झील के बाद मीराफ्लोर झील, मीराफ्लोर, और फिर उसके बाद पनामा की खाड़ी। पनामा की खाड़ी में ही
पनामा सिटी है बंदरगाह, और उस तरफ कोलन बंदरगाह डेरियन की खाड़ी में, पश्चिम से पूर्व क्रम में। अब देखिए भाई, आगे की ओर आए तो यहां अटलांटिक ओशियन में ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे आइलैंड दिखेंगे आपको, आइलैंड दिखेंगे। वास्तव में ये अटलांटिक ओशियन में, अच्छा यहीं पर एक भाग और देखेंगे, इस वाले क्षेत्र में आप देख रहे हैं तो यहीं पर देखेंगे, टाइम मिलेगा तो हम और बात कर लेंगे, लेकिन अभी यहीं से देखते जाएं कि यहीं पर कटक का निर्माण हुआ है। कटक क्या होते हैं? जब समुद्री क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार होता है तो मैग्मा जम गया, पहाड़ का निर्माण हो गया, समुद्री पहाड़, और जो है समुद्री पहाड़ बना और पानी के नीचे ही है, अंदर ही है, तो उसी को क्या बोलते हैं? रिज बोल देते हैं, कटक बोल देते हैं। और यह जो है एक ऐसे कटक है, कौन से ऐसे कटक? अच्छा देखो भाई, इसकी क्या विशेषता दिख रही है? एस के आकार की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि पूरे अटलांटिक महासागर को अगर आप देखें कि दो भाग में बांट दे रही है। मध्य भाग में देखिए, आधा भाग इधर है और आधा भाग इधर है, उसी शेप में बीचों बीच चली जा रही है, इसीलिए इसका नाम रखा मध्य अटलांटिक कटक। क्या नाम रखा? और यह शुरुआत कहां से हो जाती है? अच्छा कभी कभी होता है कि ज्यादा ऊंचा पर्वत है तो ऊपर दिखने लगा, उसी को हम लोग आइलैंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आइलैंड। तो आइलैंड, मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर में स्थित है, जो कि आइसलैंड से शुरू होता है। कहां से? और पूरा यहां फॉकलैंड आइलैंड तक फैला हुआ है। फॉकलैंड आइलैंड चर्चा में रहता है। फॉकलैंड द्वीप जो है अर्जेंटीना के पास में है, ये है अर्जेंटीना के पास में है, लेकिन वर्तमान समय में इस पर यूके का अधिकार है। और अगर किसी, जैसे हमारा लक्षद्वीप हो और लक्षद्वीप पर इंग्लैंड अधिकार कर ले तो हमारा झगड़ा होगा कि नहीं? लक्षद्वीप नैतिक रूप से हमारा है, अंडमान निकोबार हमारे बे ऑफ बंगाल में तो हमारा है। अगर कहीं वो जो है हो जाएगा, अगर उस पर कोई वो भी दूर का देश अधिकार कर लेगा तो फिर विवाद का क्षेत्र बनेगा। तो ये आइसलैंड से लेकर पूरा क्षेत्र जो है कटक का निर्माण होगा, कहीं कहीं ये उभरा हुआ क्षेत्र है। यहीं पर एक और ऐसे ही समुद्र में पर्वत है, इसे बोलते हैं एंटिलिस पर्वत। कौन सा पर्वत? और इधर वाला भाग ग्रेटर एंटिलिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इसमें नहीं है, ठीक है, इसी में देख लेते हैं। और आप मैप में देख रहे होंगे कि सबसे पहले क्यूबा है, एंटिलिस पर्वत है समुद्र में, इसके चोटियां उभरी हुई हैं पानी में, और इन्हें द्वीप के नाम से जाना जाता है। और इन द्वीपों के समूह को बोलते हैं कैरेबियन आइलैंड। क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोला जाता है कैरेबियन द्वीप। क्या बोलते हैं? कैरेबियन द्वीप। बहुत सारे द्वीपों का आपने सुना होगा वेस्ट इंडीज, तो वेस्ट इंडीज में भारत से ले जाए गए गिरमिटिया मजदूर वहां स्थापित किए गए हैं, है ना? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ध्यान रखना है। वेस्ट इंडीज नाम है पर इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग जब भारत में ये इंडिया की खोज में निकलते थे तो इनको सब इंडिया इंडिया ही दिखता था। इंडिया के लोग ब्लैक कलर के स्किन के लोग, तो जब यहां पर ऐसे रास्ते में मिल गया यहाँ पे, और यहाँ पर कुछ निर्जातीय लोग थे, यहाँ की जनजातियां थी, और उनकी स्किन का वो भी काले रंग के थे, तो कहा कि ये तो पश्चिम में ही मिल गए, इंडिया तो ईस्ट में था, ये वेस्ट में, तो इनको कह दिया वेस्ट इंडीज, जबकि उनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। और वास्तव में वेस्ट इंडीज कई देशों का समूह है, एक देश नहीं है। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम है ना, तो आप अलग अलग खिलाड़ियों को देखेंगे तो अलग अलग देश से आ रहे होते हैं, उनका अपना समझौता है। वैसे जैसे यूके हम कहते हैं, यूके 4 देशों का समूह बन गया है, ग्रुप है ना? इंग्लैंड तो है ही है, साथ ही स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्थ आयरलैंड, ये चारों देशों का समूह को ही इंग्लैंड कह दिया, यूके कह दिया गया। तो वैसे ही ये वेस्ट इंडीज है, तो बरमूडा, बहमास, ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स को मिलाकर और ये जो है ये देश वेस्ट इंडीज बन गया। लेकिन वेस्ट इंडीज समूह देश में क्यूबा शामिल नहीं है। क्यूबा एक बड़ा द्वीप है, बड़ा आइलैंड है, और एंटिलिस में अवस्थित कैरेबियन द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्यूबा। और यहां इतना ज्यादा चीनी का उत्पादन हो जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए क्यूबा को क्या कहते हैं? बाउल ऑफ शुगर, चीनी का कटोरा कह दिया जाता है। और देखो भाई, ये छोटे छोटे आइलैंड है, पश्चिम से पूर्व क्रम में हमको देखना है, इसको देख लें। क्यूबा है, क्यूबा के बगल में हैती, अच्छा यहीं क्यूबा के नीचे देखेंगे जमैका भी है। अगर कभी पश्चिम से पूर्व क्रम लगाने के लिए आ जाए तो क्यूबा के बाद कौन सा है? जमैका, जमैका के बाद हैती, हैती के बाद
हाँ, जिसके अच्छा यहीं पर आइलैंड राजधानी देखते जाएंगे। 4 द्वीप दे देता है इनकी राजधानियां। क्यूबा की राजधानी, जमैका की राजधानी किंगस्टन, किंगस्टन। हैती की राजधानी पोर्ट लुइस। फिर उसके बाद सैन डोमिंगो, डोमिनिकन रिपब्लिक। और उसके बाद एक देश है प्यूर्टोरिको, सैन जुआन। अच्छा इसी के नीचे और आगे की ओर जाएंगे तो एक है ट्रिनिडाड एंड टोबैको, वो दक्षिण अमेरिका का में पड़ जाता है, इसी का भाग सबसे अंतिम छोर में है, दक्षिण अमेरिका में अवस्थित। दक्षिण अमेरिका के जस्ट ऊपर है ट्रिनिडाड एंड टोबैको। और इसकी राजधानी क्या है भाई? पोर्ट ऑफ स्पेन। नहीं देख पा रहे हैं? नहीं दिखा? दक्षिण अमेरिका जब देखेंगे तो आप देख पाएंगे, और नहीं दिख रहा है तो कोई समस्या नहीं। हाँ, आपके एटलस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। पोर्ट ऑफ स्पेन क्या लिखा है? ये जो है, आप जब आगे जाएंगे सेंट्रल अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज, अगर आप जब देखेंगे आगे एटलस में होगा, अगर ऑक्सफोर्ड एटलस आपके पास है तो वहां पे दिया हुआ है एकदम नीचे ट्रिनिडाड एंड टोबैको, पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है, सबसे अंतिम में अवस्थित है, ठीक है। वेनेजुएला के ऊपर देखेंगे तो दिख जाएगा। ओके, यहीं पर प्यूर्टोरिको आइलैंड है, और यही इसी प्यूर्टोरिको आइलैंड के पास में एक गर्त है, ट्रेंच है, जिसे प्यूर्टोरिको गर्त कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्यूर्टोरिको गर्त। अटलांटिक अटलांटिक ओशियन में अवस्थित है, और ये पूरे अटलांटिक महासागर का सबसे निचला बिंदु है। तो अटलांटिक महासागर का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? प्यूर्टोरिको गर्त। कहाँ है? अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, प्यूर्टोरिको के पास में अवस्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अब नीचे की ओर आएंगे, जैसे ही आगे की ओर आए हैं तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पड़ेगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ओपन करेंगे। कुछ चीजें हो सकता है ना मिले, घर पे जाके आराम से ढूंढिएगा, नोट करते जाएंगे, जो चीज ना मिले उसको नोट कर लेंगे कि ये है कहाँ, बाद में क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर हम लोग ढूंढने पर ही लग जाएंगे। तो फिर दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका आप देखेंगे उत्तर की ओर चौड़ा है, जबकि नीचे की ओर सकरा है, ऐसी इसकी आकृति है। और यह साउथ अमेरिका में अगर देशों को देखें तो यहीं पर देखेंगे कोलंबिया, कोलंबिया दिखा। अच्छा देखो भाई, जो यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पूछने का एक तरीका हो गया है, 4 देश दे देता है और राजधानियां पूछ लेता है, मिलाने के लिए आ जाता है। एक सिंपल क्वेश्चन, ये सरल क्वेश्चन कहे जाते हैं, ये सरल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और जो छुपे देश हैं वैसे ही पूछ लेता है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के देश दे दिया, कंबोडियन और वियतनाम, लाओस और जो है थाईलैंड, ऐसे 4 देश दे दिया। एक समय दिया कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के मध्य एशिया वाले देश दे दिया, 4 राजधानियां मिलाने के लिए दे दिया। अगली बार यही साउथ अमेरिका के देश दे दे, कोलंबिया दे दे, वेनेजुएला दे दे, इक्वाडोर दे दिए, पेरू दे दे, उनकी राजधानियां। तो देखो भाई, कोलंबिया यहाँ पर देश अवस्थित है, जो कि पनामा उत्तरी अमेरिका से जुड़ता है, कोलंबिया देश। और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। अभी पॉलिटिकल मैप में एक बार देख लेंगे, पॉलिटिकल देख लेंगे, फिर फिजिकल में हम इंटर करेंगे, है ना। अब उसके बाद जो है कोलंबिया के बगल में वेनेजुएला, कौन सा देश है? वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी कराकस, कराकस इसकी राजधानी। फिर उसके बगल में है गुयाना, गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। फिर उसके बगल में फ्रेंच, फ्रेंच गुयाना, अरे सूरी नाम, पैरामार्बियो। फिर उसके बगल में फ्रेंच गुयाना, कैन। फिर उसके बाद ब्राजील, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, सब जानते ही हैं, ठीक है, आ गया। उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेवीडियो। फिर उसके बगल में पराग्वे, असनसियान, पराग्वे की राजधानी असनसियान। फिर बोल्विया, लापाज। फिर उसके ऊपर पेरू, पेरू की राजधानी लीमा। फिर उसके बाद इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो। और नीचे की ओर चिली, चिली की राजधानी सेंटियागो। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अच्छा, इतने देश हमने देख के राजधानियां भी देख लिया। अच्छा, उत्तरी अमेरिका में हमने पढ़ा था, अच्छा उत्तरी अमेरिका में कुछ चीज छोड़ दिया। अगर आप उत्तरी अमेरिका में देखेंगे जो है, तो सबसे ऊपर ग्रीनलैंड है, फिर नीचे कनाडा, कनाडा के नीचे यूएसए, यूएसए के नीचे मैक्सिको, मैक्सिको के नीचे ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के बाद बेलीज, बेलीज के बगल में
एल सेल्वाडोर, उसके नीचे होंडुरस, होंडुरस के नीचे निकारागुआ, निकारागुआ के नीचे कोस्टारिका, कोस्टारिका के नीचे पनामा। ये उत्तरी अमेरिका के देशों का क्रम है ना। तो मध्य, अच्छा देखो भाई, ये जो मैक्सिको के नीचे ग्वाटेमाला से लेकर, ग्वाटेमाला उत्तरी अमेरिका में है, मैक्सिको के नीचे ग्वाटेमाला से लेकर ये पूरा दक्षिण अमेरिका देश, यह लातिन अमेरिकी देश कहलाता है, यह लैटिन अमेरिका कहा जाता है, क्योंकि यहां अधिकतर सब यूरोप के लोग, स्पेनिश, इटालवी, है ना, यही लोग आके, ग्रीस के लोग बसे, और ये भाषाएं यही भाषा बोलते हैं, कोई इतालवी बोलता है, कोई स्पेनिश बोलता है, कोई ग्रीस बोलता है, और ये सब लैटिन भाषा से ही निकली हैं, इसीलिए इनको लैटिन अमेरिकी देश कहा जाता है। क्लियर है बात? तो ये जो है ये क्षेत्र है। अच्छा, एक चीज और विभाजन किया जाता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, कनाडा और मैक्सिको आते हैं। सेंट्रल अमेरिका में ग्वाटेमाला से लेकर पनामा तक, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। और जबकि नीचे की ओर साउथ अमेरिका में कोलंबिया से लेकर और अर्जेंटीना तक के देश आते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है मिडिल अमेरिका, एक है सेंट्रल अमेरिका। जब हम मिडिल अमेरिका की बात कर रहे होते हैं तो मैक्सिको से लेकर पनामा, मैक्सिको भी ऐड हो जाता है। लेकिन जब हम सेंट्रल अमेरिका की बात कर रहे होते हैं तो मैक्सिको उत्तर में चला जाता है, ग्वाटेमाला से लेकर पनामा तक के भाग को। कितनी बात समझ में आ गई? थोड़ी सी बात है, बहुत उसमें नहीं देना है, इतना ध्यान रखना है कि बीच वाला भाग सेंट्रल अमेरिका है, सीधी सी बात है, और ये लातिन अमेरिकी देश है, लातिन अमेरिका के भाग है। अब आगे आते हैं दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में हमने देखा बहुत सारे, अच्छा उत्तरी अमेरिका में ऐसा कोई देश था जो लैंड लॉक्ड हो? कोई नहीं। उत्तरी अमेरिका की बात कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका में कौन सा देश था जो लैंड लॉक्ड हो, जिसकी चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ देश हो? कोई नहीं। तो वह कौन सा महाद्वीप है जहां कोई भी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है? नॉर्थ अमेरिका। जबकि दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो बहुत सारे देश हैं, 12-13 देश, और इनमें से सबकी सीमा समुद्र से मिलती है, दो देशों को छोड़कर। अब जब ऐसा मात्र किसी कॉन्टिनेंट मात्र दो देश हो तो बार बार परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो एक है पराग्वे, कौन सा देश है? और दूसरा है बोलिविया। पराग्वे और बोलिविया। मात्र निम्न में से कौन सा देश लैंड लॉक्ड है? यूपीएससी में क्वेश्चन आया, निम्न में से कौन सा देश लैंड लॉक्ड है, और 4 ऑप्शन दे दिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऐसे छुपा देश पूछ लेता है। लाओस आप देखेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया 5 देशों का समूह, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस में से सारे देशों की सीमा समुद्र से मिलती है, लाओस को छोड़कर। और वही पूछ लिया। ऐसे ही अगली बार पूछ ले, निम्न में से कौन सा लैंड लॉक्ड कंट्री है? बहुत सारे एग्जाम में पूछ चुका है, पीसीएस में पूछ चुका है, फिर से रिपीट कर सकता है। निम्न में से कौन सा लैंड लॉक्ड है, और 4 ऑप्शन दे दे, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, इक्वाडोर। बोलिविया लगा देंगे। क्लियर है? बोलिविया की राजधानी क्या है? ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, कारण है यहीं पर देखेंगे। अच्छा, तो ये लैंड लॉक्ड है। अच्छा, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राजील। कनाडा का सबसे उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। वैसे ही दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। अच्छा, ब्राजील की सीमा सबसे मिल रही है। और क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की सीमा ब्राजील से नहीं मिलती है? और 4, हाँ ऑप्शन सुन लीजिए, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलिविया। इक्वाडोर। मात्र 2 देश, जैसे 2 देश लैंड लॉक्ड है, 2 देश हैं जिनकी सीमा ब्राजील से नहीं मिलती है, मैप में देखेंगे, एक है इक्वाडोर, दूसरा है चिली। और यही दोनों ध्यान रखना है। तो अगर आप जब बताएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो कोई सामने वाला सोचेगा कि इनको कितना आता है, किस देश की सीमा किससे नहीं मिलती, सब पता है, पर उनको नहीं पता है, बस इतना ही पता है, और यही हमको याद रखना है। ऐसी ही चीजें याद रख लें तो हमारे मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, इलिमिनेशन प्रोसेस से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। आप आईएएस के टॉपर से भी बात करेंगे ना, तो जब उनसे पूछेंगे तो रियलिटी में जब बताएंगे तो वो बताएंगे बहुत ज्यादा उनको आ रहा था 60% क्वेश्चन, 60 के ऊपर उनको भी नहीं आ रहा था, यानी 40 क्वेश्चन उनको भी नहीं आ रहे थे, नहीं होता किसी से। 50 पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है मामला। उसके बाद फिर हम गेस पे जाते हैं, इलिमिनेशन प्रोसेस पे जाते हैं, और वही लॉजिकल जिन्होंने पढ़ा होता है वो इलिमिनेट करके आंसर्स निकाल लेते हैं, तो हम सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही, तो ये जो है चिली और इक्वाडोर, ये इनकी सीमा ब्राजील से नहीं मिलती, बाकी सारे देशों की सीमा ब्राजील से मिलती है। क्लियर है? यहीं पर देखेंगे गुयेना से शुरू होकर वेनेजुएला होते हुए पूरा अर्जेंटीना, चिली तक एक लंबे पर्वत का विस्तार है, और इसे कहते हैं, ये पूरा पर्वत, ये कौन सा पर्वत है भाई? एंडीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से?
जो कि दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है भाई? हाँ, ध्यान रखना, हिमालय, एंडीज नहीं, ऊंचा बोल रहा हूं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट। जबकि दुनिया का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? एंडीज पर्वत। कहां है? साउथ अमेरिका में। और इसी एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, यहीं पर देखेंगे, माउंट अकांकागुआ। और ये एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, अर्जेंटीना में अवस्थित। और यह पूरे दक्षिण अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी है। और अगर ऐसा हो जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा तुरंत। जैसे हमने मैकिन्ले पढ़ा था, वैसे माउंट अकांकागुआ अर्जेंटीना में स्थित है और यह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इसी के पास में ही देखेंगे माउंट ओजास डेल सलादो। दिखा क्या? माउंट ओजास डेल सलादो। हाँ, ओजस डेल सलादो वही है, ओजास डेल सलादो। और यह जो है दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत माना जाता है। कई स्रोतों ने माउंट कोटोपैक्सी को बताया है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ओजास डेल सलादो। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो क्या लगा देंगे? माउंट कोटोपैक्सी। पीसीएस में क्वेश्चन आया था, कोटोपैक्सी ही लगाना था। तो दुनिया का सबसे ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत माउंट ओजस डेल सलादो। और दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, माउंट कोटोपैक्सी। वो है कहां? यहां पे है, यहां पे कहीं लिखा होगा माउंट कोटोपैक्सी। इक्वाडोर में स्थित माउंट कोटोपैक्सी, यह दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत माना जाता है। आंसर यही माना था। तो हमको कोटोपैक्सी भी ध्यान रखना है, एकदम रैपिड फायर नहीं हो जाना कि सर तो ओजास डेल सलादो लगाए थे और हम इनमें से कोई नहीं लगाएंगे। और अगर इनमें से कोई नहीं लगाए तो एक माइनस करवा चले आएंगे। हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर भी देखना होता है। बहुत सारी चीजें विवादित होती है। जैसे दुनिया की सर्वाधिक खारी झील कौन सी है? लेकवान झील। लेकिन नहीं है, आप गूगल कर लीजिए। नहीं है भाई, कैस्पियन नहीं, कैस्पियन तो बहुत कम खारी है। नहीं, वान से भी ज्यादा जेटेल पॉन्ड, इथोपिया साउथ अमेरिका, उससे ज्यादा तो उससे कम असल झील। नहीं भाई, अंटार्कटिका में नहीं, असल झील अफ्रीका में अवस्थित। और उसके बाद फिर ये जो है वान झील है। लेकिन वान झील को मान लिया है तो वही आंसर मान रहा है, किताबों में वही है और वही आंसर मान रहा है, ऑप्शन में ही नहीं दे रहा है। आप सैलिनिटी उसकी देख लीजिए, 400 के पार असल झील की जो है सैलिनिटी है। जेटेल पॉन्ड 450, 400 समथिंग सैलिनिटी है, लेकिन उसको ऑप्शन में नहीं है। तो जो मान लेता है उसी को हम लोग आंसर मान, क्योंकि निम्न में से कौन सी दुनिया की सबसे खारी झील मानी जाती है? निम्न में से उसने ऑप्शन में दिया है, तब हम लेकवान गोलू या लेकवान झील जो तुर्की में स्थित है वही आंसर लगा दे। तो एकदम हमको रिजिड नहीं हो जाना है कि नहीं नहीं अब इनमें से कोई नहीं वाला लगाएंगे, नहीं। हाँ, वो जो है एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी हम रखते हैं परीक्षा में। तो वैसे ही, तो ये जो है यहीं पर है माउंट चिम्बाराजो। ये भी प्रमुख पर्वत है जो कि इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी भी है, चिम्बाराजो। फिर ऊपर की ओर देखो भाई, यहां पर एक झील है, यहीं पर है वेनेजुएला, बड़ा प्रसिद्ध। अच्छा देखो भाई, जब भारत में नोटबंदी हुई थी 2016 में, उसी समय वेनेजुएला में भी नोटबंदी हुई थी। लेकिन भारत ने एकदम शांति, भारत के लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं। ये विद्रोह करना जानते ही नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास यहाँ ज्यादा है। 4 लाठी खा लेंगे लेकिन शांत रहेंगे, मतलब विद्रोह नहीं करते। ये भारत की विशेषता भी है, ये हमारी संस्कृति, इसी का लोग बाह्य आक्रमणकारी फायदा भी उठाते हैं। अरे ये शांत आदमी है और ये हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए, है ना? तो फिर जब अंत हो जाता है तो फिर हथियार उठाना पड़ता है। वैसे ही तो, लेकिन यहाँ नहीं है वो सद्भावना, वो जो है एक दूसरे लगाव नहीं रहता। सरकार ने जो है नोटबंदी किया, विद्रोह हो गया, जनता के पास पैसा नहीं है। अच्छा होगा क्या? यहाँ की भी सरकारों की गलती है, जो बड़े बड़े लोग थे अपना नोट बदलवा लिए, फर्जी जाली नोट बदलवा लिए। अब सरकार ने कहा उतने अब जितना उसके पास उतने जारी किया था उतना ले लिया। उसके बाद कहा सारी नोट फर्जी है, अब आम जनता कर ही नहीं पाई नोटबंदी। उसके पास पैसा है, घर में बच्चा दूध के लिए रो रहा है, अब वो दुकानदार के पास जा रहे हैं, ले लो भाई डबल पैसा ले लो हमको दे दो, तो नहीं ले रहे हैं, क्या करिए? मोहल्ले के लोगों ने ग्रुप बनाया, जाके दुकान ही लूट लिया। विद्रोह करें, अब बेसिक चीजें चाहिए, विद्रोह, पूरे देश में विद्रोह फैल गया। अब तो फिलहाल शांति हुई। और फिर यही वेनेजुएला, और यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल रिजर्व वाला देश है। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का भंडार वाला देश कौन सा है? लेकिन उत्पादन में वही अशांति है, शांति व्यवस्था नहीं रहेगी तो उद्योग धंधे नहीं लग पाएंगे। और आज से पहले उत्तर प्रदेश का भी यही हाल था। उत्तर प्रदेश बिहार में इंडस्ट्री उद्योग धंधों के विकास का न हो पाना एक बड़ा कारण यह भी है, शांति व्यवस्था और जो है
की अवस्थिति ना हो पाना, विद्रोह होते रहना। वैसा ही तो यहां पर वेनेजुएला ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल रिजर्व वाला देश है, कच्चे तेल का भंडार वाला देश है, और यहीं पर है लेक माराकाइबो, जो कि वेनेजुएला की सबसे बड़ी झील होने के साथ ही ये पूरे दक्षिण अमेरिका की भी सबसे बड़ी झील है। लैगून झील का उदाहरण है, जैसे हमारे यहाँ लेक चिल्का समुद्र से सटी झील है, तो समुद्र से सटी झील है तो बताओ भाई ये खारी झील होगी या मीठे मीठे? खारी झील होगी। और ये ब्रैकिश वाटर लेक और खारी झील है, तो खारी झील के आधार पर देखें तब भी और पूरे झील के आधार पर देखें तो यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, और यहीं से वेनेजुएला अपने क्रूड ऑयल को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है, जो है निर्यात करता है। तो माराकाइबो झील किस देश में है? वेनेजुएला में। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। मिलाने के लिए आ जाए तो हम लगा देंगे, पेट्रोल के लिए, पेट्रोलियम कच्चे तेल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है यह लेक माराकाइबो। फिर आगे की ओर आए, यहां पर बोल्विया और पेरू की सीमा के पास में, हाँ, एंडीज पर्वत पर अवस्थित है, और जो है यह जो है लेक टिटिकाका दो देशों के मध्य है। किन दो देशों के मध्य? बोल्विया, पेरू के मध्य में। और यह दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ध्यान रखना है, दुनिया की सबसे ऊंची झील नहीं, हिमालय पर अवस्थित बहुत सारी झीलें हैं, वो ऊंचाई पर ज्यादा है, लेकिन वहां लोगों को व्यापार वाणी नाव वगैरह नहीं चलती। लेक कजिन सारा भी मिली थी नेपाल में। ये दुनिया की सबसे ऊंची झील मानी जा रही है वर्तमान समय में। ऊंचाई है लेकिन कोई जाता ही नहीं, मतलब गुमनाम पड़ी हुई है घाटी में। तो वो दुनिया की सबसे ऊंची झील है कजिन सारा, लेकिन उसको हम इग्नोर कर। दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? ये दो देशों के मध्य है, बड़ी झील है। दोनों देशों के मध्य व्यापार वाणिज्य होता है, व्यापार, खूब बड़े बड़े शिप जहाज चलते हैं, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। तो दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है? हाईएस्ट नेविगेशनल बॉडी ऑफ वाटर कौन सी है? लेक टिटिकाका। किन दो देशों के मध्य है? बोल्विया और पेरू के मध्य में अवस्थित है। ओके, क्लियर है। चलो भाई आगे की ओर आए, तो यहीं पर पेरू नामक देश से एक नदी निकलती है। अच्छा एक बात और, यहां पे आइलैंड है एक, गैलापागोस, नाम सुना है? गैलापागोस आइलैंड, बहुत, ये जो है अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड था। प्रकृति से प्रकृति यहाँ एकदम मनुष्यों के बिना हस्तक्षेप की बची हुई थी। तो यहाँ पर चीजों को, पृथ्वी के विकास में, जीवन के विकास को पढ़ने में आसानी होगी। तो कहा जाता है लैमार्क यहीं पर रहकर अध्ययन किया और लैमार्क का विकासवाद दिया, है ना, गैलापागोस आइलैंड। क्वेश्चन ये है कि गैलापागोस आइलैंड किस महासागर में अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। और यह जो है किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? इक्वाडोर के करीब में है, इक्वाडोर ने अधिकार कर रखा है। क्लियर बात? यह पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है। तो यह इक्वाडोर के अधिकार क्षेत्र में है, इक्वाडोर ने अधिकार कर रखा है। अच्छा, यहीं से पेरू से निकलकर एक नदी बहती है, और यह नदी है अमेजन नदी। कौन सी नदी? और जाकर यह अमेजन नदी अटलांटिक ओशियन में गिर जाती है। और अब चूंकि यह इक्वेटर लाइन यहीं से गुजर रही है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में होने के कारण वर्षा खूब ज्यादा होती है, बड़ी सहायक नदियां बन जाती है, अपवाह क्षेत्र हो जाता है। तो यह अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऐसे भी है, जल की मात्रा के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, लंबाई के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी, हाँ, तब नाइल रिवर बताएंगे हम, अमेजन नहीं बताएंगे। क्लियर है बात? और यह जो है खूब ज्यादा, यहीं पर एक नदी बहती है मंदिरा नदी। कौन सी नदी? मंदिरा। और यह अमेजन की सबसे बड़ी नदी है। तो अमेजन नदी की सहायक नदी है। तो अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? मंदिरा नदी। ऊपर के तरफ से नीग्रो नदी भी आती है, मंदिरा एक हमजा रिवर है, वो भी बहती, बहुत सारी नदियां बहती है। अच्छा, इस विषुवत रेखीय क्षेत्र में जब बारिश ज्यादा होगी तो यहां पर खूब ज्यादा वृक्ष होंगे, और जब सघन वन हो जाएंगे तो इनको सूर्य का प्रकाश की कमी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई पेड़ ज्यादा हो गया, ऊंचा हो गया, अब उसकी पत्तियां हो गई, तो उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, और जब उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, नीचे वाले पर नहीं पड़ेगा, तो नीचे वाला ऊपर उठने की कोशिश करेगा कि हमको भी सूर्य का प्रकाश मिले, जिसे हम फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके भोजन बना ले। अब जब ये ऊपर, तो आपस में यहाँ के पेड़ों में आपस में कंपटीशन होगा बढ़ने का, और ये दुनिया के सबसे लंबे वृक्ष यहाँ हो जाएंगे, बड़े बड़े मजबूत मजबूत वृक्ष, खूब ज्यादा सघन वन का निर्माण हो जाएगा। और यही अब चूंकि बारिश भी ज्यादा होगी, पेड़ पौधे जीव जंतु की संख्या खूब ज्यादा हो जाएगी,
इसलिए इसे यह जो है दुनिया के सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र हो जाएगा, अमेजन नदी घाटी। दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ है? अमेजन नदी घाटी में। और यहां पर इस नदी घाटी में खूब ज्यादा वृक्ष जो वन पाए जाएंगे, इन वनों को सेलवास कहा जाएगा। तो सेलवास क्या है? सेलवास, सेलवास क्या है भाई? तो अमेजन नदी घाटी में पाए जाने वाले विषुवत रेखी वर्षा वनों को क्या कहा जाता है? सेलवास कहा जाता है। क्लियर है बात? इतनी। आगे की ओर आएंगे, यहीं पर ब्राजीलिया इसकी राजधानी है, यहीं पर बेलम शहर। अच्छा, ये पूरा क्षेत्र होगा जहां पे रबर का खूब ज्यादा उत्पादन होगा, रबर के पेड़ पाए जाएंगे, खूब ज्यादा सिंकोना के वृक्ष पाए जाएंगे विषुवत रेखी क्षेत्र में, रबर का उत्पादन किया जाएगा। और ये बेलम शहर जो है ये रबर के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर अगर आपको याद हो, इसलिए भी इसकी चर्चा किया कि बेलम में ही कोप 30 का आयोजन किया जा रहा है 2025 में। यही ब्राजील का बेलम, कोप 30 का आयोजन कहां किया जाएगा? जो जय क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए किया गया समझौता, जो कोप वाला होता है, उसमें कई कोप होते हैं, है ना। तो यूएनएफसीसी का जो है कोप 30 का आयोजन कहां किया जाएगा? ब्राजील के बेलम शहर में। पूछ ले, कोप 29 का आयोजन कहां किया जा रहा है? बाकू, अजरबैजान की राजधानी बाकू में वो जो है कोप 29 का आयोजन किया गया। फिर आगे की ओर आए तो यहीं पर रियो डी जेनेरियो, लौह इस्पात उद्योग का केंद्र रियो सम्मेलन, आपने यहीं पर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, है ना। पृथ्वी सम्मेलन वाला क्षेत्र है। और इस पूरे क्षेत्र में ये पठारी क्षेत्र है। अच्छा, इधर एक नदी बहती है, एक और नदी हम लोग पढ़ लेंगे, ये वाली नदी आपने देखा होगा। इस नदी का नाम है ओरनीको रिवर। कौन सी रिवर? ओरनीको रिवर। ओरनीको रिवर की एक सहायक नदी है कैरो रिवर। कौन से रिवर? कैरोन भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कैरो या कैरोन रिवर। और ये रिवर जब एंडीज पर्वत से कैरो रिवर नीचे की ओर गिरती है तो एक वाटरफॉल का निर्माण करती है, जल प्रपात का निर्माण करती है। इसका नाम है एंजिल फॉल। कौन सा? एंजिल फॉल, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? किस देश में है? वेनेजुएला में अवस्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल वाटरफॉल किस देश में है? भारत में। किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस नदी पे द्वारा बना है? एक यहीं पर नदी बहती है, वाराही रिवर। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल, चौड़ा वाटरफॉल? नहीं भाई, जोग गरसोपा बोला जाता है, इसी को माना जाता है। किस नदी पर है? शरावती रिवर। किस राज्य में है? कर्नाटक में। तो देखो भाई, बड़ा पूछे तो जोग लगाना है भारत का सबसे बड़ा, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा तो कुंचिकल वाटरफॉल है, ध्यान रखना है। वैसे दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है? एंजिल फॉल, जो कि किस देश में है? वेनेजुएला। कैरो नदी पर है। कैरो किसकी सहायक नदी है? ओरनीको की सहायक नदी है। क्लियर बात? आगे क्यों आते हैं। फिर इस ओरनीको नदी घाटी में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है। जैसे वहां प्रेरी घास का मैदान था, इस घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। तो पूछ ले, लानोस नामक घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? तो वेनेजुएला में पाया जाता है। अच्छा, यही जस्ट में गुयाना देश है। गुयाना नाम से ये लगता है अफ्रीकन देश होगा, इसलिए क्वेश्चन पीसीएस में पूछा था, निम्न में से कौन सा जो है गुयाना निम्न में से किस महाद्वीप का देश है? तो गुयाना जो है दक्षिण अमेरिका में है। गुयाना का पठार ये पूरा वेनेजुएला से इस पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। जस्ट इसके बगल में जो सूरीनाम देश है, दुनिया का सर्वाधिक 1% वाला देश है। जैसे हमारे यहां भारत का सबसे अधिक 1% वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश। 1% में मिजोरम नंबर 1 है, वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश। वैसे ही दुनिया में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला देश रसिया है, रूस है। टैगा वनों वाला क्षेत्र है, वन क्षेत्र वाला भाग पूछ रहे हैं। और दुनिया में सर्वाधिक 1% वाला देश यही सूरीनाम है, दक्षिण अमेरिका का, है ना। फिर उसके बाद यहीं पर फ्रेंच गुयाना, और फ्रेंच गुयाना में ही हमने बताया था यूरोपियन यूनियन का सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है। यहां से उपग्रह ये प्रक्षेपित किए जाते हैं यूरोप के। फिर उसके बाद यहां पर इस वाले क्षेत्र में यहां खूब ज्यादा हाईलैंड्स है, ये ब्राजीलियन हाईलैंड कहलाता है। यहां पर खूब ज्यादा कॉफी की खेती की जाती है, और इतना ज्यादा होती है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक, कहवा उत्पादक देश बन जाता है। और ये जो बागान, जैसे हमारे यहाँ चाय के बागान है, असम के चाय का बागान दुनिया में अपनी चाय की क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। दूसरे स्थान पर भारत है। वैसे ही लेकिन यह दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है ब्राजील।
और यह जो है ब्राजील में बागान है। इन कॉफी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। क्वेश्चन आ चुका है, आगे पूछ ले। तो ब्राजील में पाए जाने वाले कॉफी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? फजेंडा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फजेंडा के नाम से जाना जाता है। आगे की ओर आए, यहां पर कैंपोस नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो कैंपोस नामक घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका, लानोस घास के मैदान वेनेजुएला, कैंपोस घास के मैदान ब्राजील में पाए जाते हैं। इस वाले क्षेत्र में बोलिविया और अर्जेंटीना वाले भाग में यहां पे आप देखेंगे ग्रैंड चाको दिखेगा। ग्रैंड चाको वाला क्षेत्र है और यह पशुचारण के लिए प्रसिद्ध है। यह भी यहां घास और वृक्षों का यह मिला जुला, ग्रैंड चाको क्या है? घास और वृक्षों का मिला जुला क्षेत्र है जो कि पशुपालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहीं पर एक घास बोई जाती है अल्फा अल्फा, जो अच्छा बहुत विटामिन युक्त घास होती है, जो कि पशुओं के लिए विटामिन युक्त घास का उत्पादन करता वाला क्षेत्र है। जबकि और आगे की ओर आएंगे इधर उरुग्वे नीचे की ओर, तो बोलिविया से लेकर अर्जेंटीना परागो वाले क्षेत्र में ग्रैंड चाको क्षेत्र है, स्पेशली पराग्वे और अर्जेंटीना वाले भाग में ग्रैंड चाको। जबकि नीचे की ओर आएगा उरुग्वे और अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में घास का मैदान पाया जाता है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। लानोस और कैंपोस ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड थे। ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जिन्हें पंपास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई? तो पंपास घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। 4 घास के मैदान देते, देश देते लगाने के लिए। तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका, लानोस वेनेजुएला, पंपास अर्जेंटीना और कैंपोस ब्राजील में। लेकिन ध्यान रखना सेल्वास नहीं है। निम्न में से कौन सा घास के मैदान नहीं है? और 4 ऑप्शन दे दे, तो उसमें सेल्वास जो है नहीं है, बाकी अन्य तो घास के मैदान ही है। क्लियर है बात? अब ये जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना, अच्छा यहीं पर एक नदी और बहती है, हम लोग देख लेंगे, पराना रिवर। कौन सी रिवर? पराना रिवर ब्राजील से निकलकर आते हुए चली जाती है, उरुग्वे होते हुए ये जाती है रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी है, और वहां पे जाके यह समुद्र से मिल जाती है। इसकी 2 सहायक प्रमुख नदियां हैं, एक है पराग्वे, दूसरी है उरुग्वे। तो उरुग्वे उसी के नाम पर उरुग्वे देश है। उरुग्वे तथा पराग्वे पराना की सहायक नदियां हैं। इसी नदी घाटी में, पराना नदी घाटी में, और जो है ये पंपास घास के मैदान है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, इसी क्षेत्र में जोंडा नामक स्थानीय पवन चलती है। अच्छा चूंकि हम लोग थोड़ा सा चूंकि टाइम नहीं रहेगा तो महत्वपूर्ण चीजें ध्यान लेंगे। जो नॉर्थ अमेरिका में जब ठंड के समय, इस समय अब इसे दिसंबर जनवरी में पूरा, चूंकि उत्तरी अक्षांश यहां से आर्कटिक रेखा वाला क्षेत्र है, पूरा बर्फ से ढक जाता है क्षेत्र, जिसे आवागमन, यहाँ सड़कों पर इतनी बर्फ जम जाती है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, गेट बंद हो गया है, पता चला 10 फीट बर्फ जम गई है गेट के बाहर, एकदम पूरा जन जीवन रुक जाता है यहाँ का, अमेरिका कनाडा का। और इसी बीच जब फरवरी मार्च के महीने से यहाँ रॉकी पर्वत से एक पवन चलती है, इसे बोला जाता है चिनूक। क्या बोलते हैं? ये एक गर्म पवन है, स्थानीय पवन है, लोकल विंड है, चिनूक। और जब ये चिनूक बहती है तो पूरी बर्फ अपने आप पिघल जाती है, घास के मैदान हो जाते हैं, पशुओं के लिए घासें हो जाती हैं, और जनजीवन सामान्य हो जाता है। तो चिनूक चलने वाली पवन कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में चलती है ना। यहीं पर जो है कैलिफोर्निया वाले भाग में सांता आना भी चलती है, अलग मौसम, लेकिन चिनूक का भी अपना अलग महत्व है। और ये चिनूक पवन रॉकी पर्वत से नीचे की ओर मैदानी क्षेत्र में बहती है। वैसे ही आगे की ओर अगर आए तो यहां पर पंपास घास के मैदानों में जोंडा नामक गर्म पवन चलती है। कौन सी? पैम्पेरो भी चलती है और जोंडा। पैम्पेरो ठंडी में, और जोंडा पवन इंपॉर्टेंट है, पंपास घास के मैदानों में बहती है जोंडा पवन दक्षिण अमेरिका में, स्पेशली अर्जेंटीना में। क्लियर है बात? आगे की ओर आते हैं, जैसे नीचे की ओर आएंगे यहां पेटागोनिया का पठार मिलेगा। अच्छा मिनरल्स की दृष्टि से अर्जेंटीना कम महत्वपूर्ण है, यहां मिनरल्स नहीं पाए जाते। यहीं पर अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, आप देखेंगे यहां पर है ब्यूनस आयर्स, इसे अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। उरुग्वे, अर्जेंटीना, ये सब। अच्छा दुनिया में सर्वाधिक खेला जाने वाला खेल कौन सा है? हाँ, एक खेल के बाद ये दुनिया का सबसे ज्यादा फुटबॉल खेला जाता है। हम लोग क्रिकेट ही जानते हैं, क्रिकेट यहाँ हम होता है। दुनिया का सर्वाधिक खेला जाने वाला खेल कौन सा है? फुटबॉल दुनिया में सर्वाधिक खेल खेला जाता है। हाँ कहते हैं कुछ लोग कि प्रेम का खेल सबसे ज्यादा खेला जाता है, उसके बाद जो है, हाँ
लेकिन उसको हम हटा देंगे तो सबसे ज्यादा खेला जाने वाला खेल जो है वो कौन सा है? फुटबॉल का खेल। उसके बाद फिर अन्य खेल है, और यहीं पर अर्जेंटीना है ना, अर्जेंटीना दुनिया के टॉप फुटबॉल खिलाड़ियों में से खेल यहाँ पर खेले जाते हैं। ब्राजील के फुटबॉल टीम जो है उरुग्वे की, अर्जेंटीना की, है ना, लियोनेल मेस्सी नाम सुना होगा। चलो भाई, तो अर्जेंटीना, ये ब्यूनस आयर्स, और ब्यूनस आयर्स बहुत सुंदर सिटी बसाई गई है, फ्रांस लोगों ने बसाया, फ्रांसीसियों ने। तो इसे अमेरिका का पेरिस किसे कहते हैं? तो आप लगेगा अमेरिका कह रहे हैं, अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका दोनों होता है, और पहला ही ऑप्शन न्यूयॉर्क रहेगा या वाशिंगटन रहेगा, तो लगा देंगे ना? नहीं, ब्यूनस आयर्स को अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। आगे की ओर आए, पेटागोनिया का पठार, इसी वाले क्षेत्र में कुछ खनिज भंडार पाए जाते हैं, और यह एक जो है रेन शैडो एरिया में है, जो है वृष्टि छाया प्रदेश में अवस्थित है। निम्न में से कौन सा मरुस्थल, कौन सा जो है भाग वृष्टि छाया प्रदेश में? एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया प्रदेश में। तो इधर से आने वाली हवाएं इधर बारिश ही नहीं कर पाते, तो पूरा ये शीत मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। किसका? शीत मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। फिर टिएरा डिल फ्यूगो, यहां पर ये एकदम नीचे वाले भाग में देखेंगे तो आपको दिखेगा टिएरा डिल फ्यूगो आइलैंड है, जो है, और इसके बीच में एक जल संधि दिखेगी बड़ी इंपॉर्टेंट, मैगलन जल संधि। दिखा क्या? मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि जो है वह दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि को और टिएरा डिल फ्यूगो आइलैंड से अलग करती है। क्लियर बात? और इसी टिएरा डिल फ्यूगो के सबसे अंतिम में एक भाग है, हॉर्न की तरह, सींग की तरह निकला हुआ, केप हॉर्न के नाम से जाना जाता है, जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप हॉर्न है। अच्छा, इस पूरे क्षेत्र में दो भागों में अधिकार है, आधे भाग पे अर्जेंटीना का अधिकार है और आधे भाग पे चिली का अधिकार है। और यहीं पर एक शहर है, नाम है उसुआइया, उसुआइया शहर है, और ये दुनिया का सबसे दक्षिणतम शहर माना जाता है, साउदर्न सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब इसके नीचे सघन क्षेत्र नहीं है, विरले ही कुछ लोग रह रहे हैं, गांव क्षेत्र मिल जाएगा। अब यहां से तो दुनिया का सबसे दक्षिणतम शहर कौन सा है? उसुआइया। किस देश में है? अर्जेंटीना में है। इसके पहले कुछ साल पहले हम लोग, मतलब आप पढ़ते थे, पुंता एरिनास यहां पर अवस्थित है। पुंता एरिनास जब पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो दिखेगा, वह चिली का भाग है। अब उससे भी नीचे ये जो है उसुआइया है। तो पुंता एरिनास पहले था, अब वो दूसरे पर हो गया। सबसे दक्षिणतम, दुनिया का सबसे दक्षिणतम शहर कौन सा है? उसुआइया, जो अर्जेंटीना में है, जबकि पुंता एरिनास कहाँ है? वो चिली वाले भाग में अवस्थित है। चिली में ऊपर की ओर आए तो इस पूरे क्षेत्र में, यहां इस वाले क्षेत्र में, मध्य चिली वाले भाग में, यहां पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। भूमध्य सागर कहाँ है? मेडिटेरियन सी कहाँ है? यूरोप और अफ्रीका के मध्य में, वहां। अच्छा, भूमध्य सागरीय जलवायु हम लोगों ने ईवीएस में पढ़ा है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या होती है? यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात द्वारा वर्षा होती है, ठंडियों में वर्षा होती है। वही चक्रवात जो हमारे यहाँ खींच के चला आता है तो उसे वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस कहते हैं, जो हमारे यहाँ ठंडियों में वर्षा कर देता है, खासकर जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में, जो कि गेहूं की खेती के लिए वरदान हो जाता है, और उधर पहाड़ी क्षेत्रों में सेब की खेती के लिए वरदान हो जाता है। वैसे यहाँ पर भी ठंडियों में बारिश होती है, चिली, चिली वो क्षेत्र है। लेकिन इसके ऊपर जैसे ही जाते हैं तो फिर यहाँ पर दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट प्लेस मिल जाएगा, एक मरुस्थल का निर्माण होगा, अटाकामा डेजर्ट, स्पेशली चिली में, चिली पेरू दोनों में फैला हुआ है। चिली में तो यहीं पर, और यह दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। पूछ ले, दुनिया के सबसे कम वर्षा कहां होती है? यही अटाकामा मरुस्थल। किस देश में? चिली में। यहीं पर चिली का एक शहर है, अरीका शहर, दिख जाएगा ये, अरीका शहर, और ये जो है दुनिया का सबसे शुष्कतम शहर माना जाता है। और यहीं पर जो है मिनरल्स के भंडार हैं, खासकर उर्वरक, नाइट्रेट का बहुत बड़ा भंडार मिला। नाइट्रेट खनिज के रूप में यूज किया जाता है, तो खनन करके दुनिया भर में बेचने लगे। सीमित भंडार है, जैसे हम छोटा नागपुर पठार में कोयला है, खूब खोद खोद के बेच ले, खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा? तो फिर जितने भी जमशेदपुर से लेकर सिंह भूमि वाले क्षेत्र में जितनी इंडस्ट्री बची हुई है, अगर कोयला खत्म हो जाए, शायद उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, तो फिर वहां के लोग क्या होंगे? दूसरी जगह जाएंगे। वैसे ही अरीका शहर इतना ज्यादा दोहन हो गया कि वहां के खनिज खत्म हो गए, तो पहले बहुत सुंदर सिटी बसी। एक तो मरुस्थल था, पानी की वैसे भी बेसिक कमी, और जब खनिज संसाधन भी कम हो गए, आय के स्रोत बंद हो जाए, सब अपना घर छोड़ छोड़ के दूसरी जगह बस गए, जिस कारण एकदम वीरान हो गया। तो इसे घोस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, भूतों का शहर। अरीका किस देश में है?
चिली नामक देश में अवस्थित है। यहीं पर है चुकीकमाटा। कौन सा शहर है? अरिका के जस्ट ऊपर चुकीकमाटा नाम का शहर, हो सकता है नाम मिले, जान लेंगे। और यह तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है चुकीकमाटा, तांबा खनन के लिए। और इतना ज्यादा तांबा होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर उत्पादक देश, दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है? चिली है। चिली दुनिया का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। यही जो है, अच्छा, लेमिनेरिया एल्गी का नाम सुना है? एक शैवाल का प्रकार है लेमिनेरिया, वो इसके तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, लेमिनेरिया। और लेमिनेरिया शैवाल जो है, उससे आयोडीन का उत्पादन होता है, वो यही समुद्र से मिलता है। तो आयोडीन कहाँ मिलता है? समुद्र से। लेकिन ये किसी से प्राप्त होता किया जाता है? जैसे मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त की जाती है? सिंकोना की छाल से। वैसे ही आयोडीन कहां से प्राप्त किया जाता है? लेमिनेरिया शैवाल से। ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि लेमिनेरिया की प्राप्ति की जाती है, 4 एल्गीज का नाम दे दे, लेमिनेरिया से। और दुनिया का सबसे बड़ा आयोडीन का उत्पादक देश कौन सा है? यही चिली है। चिली दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम उत्पादक भी देश है। दुनिया भर में जिन जो है मिनरल्स की डिमांड है, चिली के पास है। इस कारण से मरुस्थलीय देश होने के बावजूद ये दुनिया के टॉप इकोनॉमी वाला देश हो जाएगा, अच्छी इकोनॉमी कमाएगा, विकसित देश की श्रेणी में आ जाएगा, यद्यपि विकसित देश नहीं है। तो ये जो है तांबा खनन वाला क्षेत्र है। क्लियर है बात? ओके, आगे की ओर आते हैं। तो ये जो है, यही लिथियम का भंडार, अभी हमारा समझौता हो रहा है। हमारे यहाँ भी राजौरी जिले में, जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार आए, पाए गए। और जो है लिथियम जो है वह आधुनिक समय में सोलर बैटरियां बनाने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरियों के बनाने में खूब ज्यादा यूज किया जाता है। तो यहाँ पर होगा, दुनिया भर में इस समय उसी के है तो डिमांड है। तो लिथियम ट्रायंगल का निर्माण भी कहाँ होता है? दक्षिण अमेरिका में, चिली बोलिविया वाले भाग में लिथियम त्रिभुज का निर्माण होता है, लिथियम का उत्पादक क्षेत्र बन जाता है। और अभी हमारा समझौता हुआ है लिथियम के खनन के लिए, हमने राजस्थान और जम्मू कश्मीर 2 जगह भारत में भी मिला है लिथियम का भंडार। लेकिन अभी निष्कर्षण वाली टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। वैसे ही जैसे केजी बेसिन का नाम सुना होगा, कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन, इसके नीचे बहुत बड़ा सेल गैस का भंडार है। अगर वो सेल गैस हम निकाल लें तो भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, 1 रुपए की हमको गैस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वही है, अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस लेवल तक हम खनन करके वहां होल बना के और उसको निष्कर्षण कर सके। अमेरिका के पास है टेक्नोलॉजी, वो नहीं देता है, वो निकाल रहा है फिलहाल। आगे की ओर, तो ये चिली नाम का देश है। पेरू की राजधानी लीमा, लीमा समझौता आपने सुना होगा, लीमा बहुत सुंदर सिटी भी है। ला पाज इसका प्रमुख शहर है ना? तो ये दक्षिण अमेरिका के प्रमुख जो है चीजें हैं, प्रमुख जो है फिजिकल फिनोमिना है। क्लियर है बात? चलो भाई, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अकांकागुआ। कहां है? अर्जेंटीना में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? ओजार्स। दूसरा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैसी। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। विश्व की जल की मात्रा के आधार पर सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। वह कौन सी नदी है जो पराग्वे और बोलिविया के मध्य में, सॉरी, जो कि उरुग्वे और अर्जेंटीना के मध्य में सीमा बनाती है? पराना नदी। ठीक है। और यही पराना नदी कहां पे, पराना नदी के तट पर कौन सा शहर है? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, वहीं, जो कि रियो डी ला प्लाटा के खाड़ी में जाके गिरती है। लानोस नामक घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? कैंपोस नामक घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? पंपास नामक घास के मैदान का। जोंडा नामक कौन कहां चलती है? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना वाले भाग में जोंडा नामक कौन चलती है, यानी पंपास घास के मैदान वाले भाग में। क्लियर है बात? चलो भाई, ये हो गया दक्षिण अमेरिका। आगे चलते हैं हम लोग। ज्यादा जल्दी हो रहा है? नहीं। हाँ, 2 आइलैंड्स को हम लोग को यहाँ पे ध्यान रख लेना है। एक है फॉकलैंड द्वीप, जिस पर यूके का अधिकार है, और दूसरा एक बात ध्यान रखना है, गैलापागोस, इक्वाडोर के अधिकार वाला क्षेत्र है। आ जाते हैं अफ्रीका महाद्वीप। क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भाई? क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, दुनिया का सबसे बड़ा एशिया है। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। लेकिन पूछ ले कि दुनिया का सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। देखो भाई, एशिया महाद्वीप में बड़े देश हैं, तो उस आधार पर थोड़ी संख्या कम हो जाती है। तो आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त 49 कंट्रीज ही एशिया महाद्वीप में है। तो एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? 49 देश। जबकि अफ्रीका महाद्वीप
एशिया से छोटा होने के बावजूद 54 कंट्रीज हैं। कितने देश हैं? 54 देश। तो यह 54 देशों वाला। तो दुनिया में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका एकमात्र विश्व का महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। क्लियर बात? इसे उबड़ खाबड़ महाद्वीप, अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। 2 मिनट ब्रेक ले लीजिए भाई, पानी पी लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं।